Hello students, welcome back to the channel. I hope you all are good and doing great in your academics. So today we are going to start the very first chapter of class 10th science. So ये जो चैप्टर आता है इसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और ये जो है वो केमिस्ट्री वाले पोर्शन में आता है. सो मैंने देखा है कई बार जो है वो स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि जो क्लास 10th के हमारे पास साइंस के चैप्टर्स हैं दैट आर बेसिकली 16 चैप्टर्स रैशनलाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़े कम हो चुके हैं. एनसीईआरटी के रैशनलाइज्ड सिलेबस जो है वो 2023 से 2024 तक का उसमें थोड़े कम हो चुके हैं. बट वी शुड नो कि कौन सा चैप्टर किस पोर्शन में आता है. आइदर इट इज़ इन बायोलॉजी और इट इज़ इन केमिस्ट्री और इट इज़ इन फिजिक्स. सो मैं आपको बता देती हूँ कि चैप्टर 1 से लेके हमारे पास जो चैप्टर 5 तक है, चैप्टर 1 से चैप्टर 4 से चैप्टर 5 तक जो चैप्टर्स आते हैं वो हमारे पास केमिस्ट्री वाले पोर्शन में इंक्लूड किए गए हैं. ओके, सो इनके नाम बेसिकली हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बोनेटेड कंपाउंड्स एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ओके, उसके बाद जो है वो है चैप्टर 6 से चैप्टर 9 तक. वो जो है वो बायोलॉजी वाले पार्ट में आते हैं एंड देयर नेम्स आर लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. ओके, उसके बाद जो है वो है चैप्टर 10 से लेके जो 14 है बेसिकली. ओके, वो जो है वो फिजिक्स वाले पोर्शन में आते हैं. वो जो है वो हमारे पास फिजिक्स वाले पोर्शन में आते हैं और उनके नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ओके, उसके बाद जो है वो जो लास्ट वाले 2 चैप्टर्स हैं आर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, वो भी बायोलॉजी वाले पार्ट में जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं. सो इसके साथ साथ हमारे पास जो 15 और 16 चैप्टर्स हैं ना वो भी हमारे पास बायोलॉजी वाले पार्ट में आते हैं. ओके, सो आज जो है वो हम केमिस्ट्री वाले पोर्शन का और पूरी साइंस का भी जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस उसे जो है वो शुरू करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो चैप्टर का नाम है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस. देखो स्टूडेंट्स, रिएक्शंस की शॉर्ट फॉर्म जो है वो हम लिख सकते हैं या मैं कई बार यूज करती हूँ तो आप ध्यान रखना. दिस इज एग्जैक्टली रिएक्शंस RXN. ओके, एंड इक्वेशंस. ओके, और इक्वेशंस की जो शॉर्ट फॉर्म है नोटेशन मैं यूज करती हूँ, आप भी यूज कर सकते हैं, दैट इज दिस. ओके, सो RXN and EQN for equations and for this is for reactions. So before we start this chapter, हम जो है कि हम कैसे एक चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, हमारी अप्रोच जो है वो बेसिकली एक चैप्टर को लेके क्या रहेगी. सो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट. सो दिस इज आवर अप्रोच, या हम एक चैप्टर में क्या क्या करेंगे. अप्रोच टू कंप्लीट एनी चैप्टर. देखो सबसे पहले जो है वो हम उसके थ्योरी को कवर करेंगे इन डिटेल. थ्योरी इन डिटेल. देखो स्टूडेंट्स, अभी जो है वो अभी आप वन शॉट वीडियोस को मत फॉलो कीजिए. अभी आप डिटेल में देखिए. अगर आपको कोई डाउट आता है तो उसे वन शॉट वीडियो की जगह में के थ्रू सॉल्व करने की बजाय आप प्रेफर कीजिए कि आप डिटेल्ड वीडियो से उसे कवर करें. क्योंकि वन शॉट में क्या होता है, थोड़े कंसेप्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. लेकिन डिटेल वीडियो में क्या होता है, उसके आगे पीछे का यानी उस इंपॉर्टेंट पॉइंट का बैकग्राउंड भी आपको जो है वो पता चल जाता है. ओके, सो अभी आप जो है वो डिटेल्ड लेक्चर जो है वो ऑब्जर्व कीजिए. देखिए अगर आपको कहीं भी जो है वो चैप्टर में डाउट आ रहा है. ओके, सो थ्योरी इन डिटेल और मैक्सिमम इसके हम जो है वो पार्ट्स में इसे जो है वो हम पार्ट्स पे कवर करने वाले हैं. और मैक्सिमम पार्ट तक जो एक चैप्टर जाएगा वो हमारा होगा 3 पार्ट्स. मतलब 3 पार्ट्स में हम जो है चाहे कितना भी बड़े चैप्टर हो हम जो है उसे कवर कर लेंगे. ओके,
नेक्स्ट हम जो है वो उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस एंड और जो उसके एग्जाम्पल्स हैं, मैं यहाँ पर लिखूंगी एग्जाम्पल्स पॉज करके जैसे वीडियो को, और फिर उसे जो है वो सॉल्व करूंगी। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं और एग्जाम्पल्स भी विद एग्जाम्पल्स। उसके बाद जो है वो हम एक्सरसाइज की क्वेश्चंस करेंगे, जो बैक एक्सरसाइज है, जो हमारे पास बैक एक्सरसाइज है ना, उसके क्वेश्चंस जो है वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, उसके बाद जो है वो हम एक्टिविटीज देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटीज उनके कंक्लूजन के साथ, विद देयर कंक्लूजन, उनके कंक्लूजन के साथ जो है वो हम एक्टिविटीज को पढ़ेंगे। एंड जो हमारे पास बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स एक्टिविटीज ही होगी, और जो डायग्राम्स है, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो है, एग्जैक्टली जिन डायग्राम्स, जो डायग्राम्स आ सकते हैं, जिन डायग्राम्स की लेबलिंग जो है वो आपको पता नहीं चाहिए। लेबलिंग का मतलब होता है एग्जैक्टली कि ये पोर्शन क्या है, जैसे ह्यूमन आई में ये वाला पोर्शन क्या है, एरो लगा के जो है वो आ जाएगा कि व्हाट इज दिस पोर्शन, आगे ब्लैंक, तो उसे भी जो है वो हम कवर करने वाले हैं। ओके, और लास्ट में जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेसिकली बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए रहता है, दैट इज एग्जैक्टली PYQs। तो हम जो है वो बेसिकली 2 to 3 ईयर्स के PYQs जो है वो कवर करने वाले हैं। सो ये हमारा रहेगा, मैक्सिमम इसके तीन पार्ट्स होंगे। इसे जो है वो हम अगर ज़्यादा है तो 2 पार्ट्स में कर लेंगे, अगर कम है तो 1 पार्ट में। ओके, इन दोनों को कभी हम मर्ज भी कर सकते हैं। ओके, इसे जो है वो हम 1 पार्ट में कवर करेंगे और इसे जो है वो हम 1 पार्ट में कवर करेंगे। बेसिकली 2 to 3 ईयर्स तक के हैं और एक ही चैप्टर के हैं। ओके, सो आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है ये। तो अब जो है वो हम इसका देख लेते हैं वेटेज, यानी कि एग्जैक्टली बोर्ड एग्जाम्स में जो है वो इसका वेटेज कितना रहता है, कितने क्वेश्चंस जो है वो इससे आते हैं। सो इसका जो वेटेज है, देखो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री जो है वो खुद कितने मार्क्स की होती है, पूरी मीन्स बेसिकली पूरी साइंस में से जो केमिस्ट्री है वो 25 मार्क्स की आती है। उसमें से भी इसका जो वेटेज रहता है, बेसिकली इससे MCQ जो है वो आते हैं। MCQ 3 MCQ मेजरली पूछे जाते हैं 1-1 मार्क्स के। सो 3 मार्क्स MCQ से रिलेटेड। एजर्शन एंड रीजनिंग भी स्टूडेंट्स से पूछी जा सकती है, तो एक एजर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, तो एक। उसके बाद जो है वो वेरी शॉर्ट इससे आते हैं, एक वेरी शॉर्ट 2 नंबर का, वेरी शॉर्ट 2 नंबर का, तो 2 इससे हो गए। और शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, लॉन्ग जो है वो इस चैप्टर से आना मुश्किल रहता है, लेकिन अगर 2 शॉर्ट को मिला दे तो वो लॉन्ग भी बन जाता है, तो लॉन्ग भी आ सकता है बट मुश्किल रहता है। ओके, सो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास एक आ सकता है 3 मार्क्स का। ओके, सो यहाँ 3 होगा, तो टोटल इसका जो वेटेज है वो हमारे पास 9। तो देखो स्टूडेंट्स, 25 में से 9 का है। ओके, सो ध्यान से देखना, अगर आपने एग्जैक्टली पार्ट्स कवर कर लिए, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और एग्जांपल्स, बैक एक्सरसाइज, और देखो स्टूडेंट्स, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो वी विल डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आल्सो, सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आल्सो, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हम कर सकते हैं, एक्टिविटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपने ये सब कर लिया तो डेफिनेटली आप जो है वो 9 में से 8 तो कम से कम, या 9 भी आप स्कोर कर सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली जो है वो उसे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली है क्या, मतलब इस चैप्टर के पार्ट्स में या फिर इस चैप्टर की थ्योरी जो है वो किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले जो है वो हम पढ़ेंगे चेंज, इसमें पढ़ेंगे हम चेंज एंड इट्स टाइप्स, चेंज एंड इट्स टाइप्स। बेसिकली ये जो मैं लिख रही हूँ वो इस चैप्टर का ब्लूप्रिंट है, यानी इस चैप्टर में है क्या बेसिकली। तो चेंज एंड इट्स टाइप्स हम पढ़ेंगे, फिर हम जो है वो बेसिकली रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स, बेसिकली केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स। देखो चेंज जो है वो हमारे पास 2 तरीके, फिजिकल, केमिकल। फिर केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो रिएक्शन होता है दैट इज केमिकल रिएक्शन। फिर केमिकल रिएक्शन के टाइप्स हम पढ़ सकते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। ओके, फिर जो है वो हम केमिकल रिएक्शन तो हो जाएगी, फिर हम मूव ऑन करेंगे इक्वेशंस पर, इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस एंड इट्स टाइप्स। इक्वेशंस जो है एग्जैक्टली
केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नोटेशन यानी जो रिएक्शन हम लिखते हैं दैट इज एग्जैक्टली इक्वेशन। और उसके टाइप्स, इक्वेशंस के टाइप्स जैसे वर्ड इक्वेशन हो गई है, ओके, केमिकल इक्वेशन हो गई है, उस तरीके से। उसके बाद जो है वो मूव ऑन करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस को एग्जैक्टली बैलेंस कैसे करना है और बैलेंस का पर्पस एंड व्हाई बैलेंसिंग जरूरी, यानी व्हाई बैलेंसिंग इज नेसेसरी। और बैलेंसिंग जो है वो एग्जैक्टली क्यों की जाती है, बैलेंसिंग का पर्पस क्या है, क्यों की जाती है एग्जैक्टली। ओके, सो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, इसमें हम दो तरीके पढ़ेंगे। एक तो जो हमारे पास एनसीईआरटी में लिखा है दैट इज एग्जैक्टली हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। और दूसरा जो है वो हम एल्जेब्रिक मेथड, यानी देखो हिट एंड ट्रायल मेथड जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप जो है वो आपकी स्पीड जो है वो बैलेंस करने की फास्ट हो जाएगी। और एक जो है बेसिकली ये ट्रिक है, जैसे पॉलीएटॉमिक आयंस अगर रिएक्शन में है तो वहाँ हम जो है वो इसे साथ साथ पढ़ लेंगे। ओके, बैलेंसिंग। उसके बाद जो है वो आते हैं हमारे पास केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स बेसिकली यहाँ हो चुके हैं, बट हम जो है वो केमिकल रिएक्शन तो यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ जो टाइप्स थे दैट वर एग्जैक्टली रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल हम कंसीडर करेंगे कि वो दोबारा मीन्स अगर चेंज हो गया है तो क्या वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। मेन जो चेंज आएंगे वो यहाँ, मेन जो टाइप्स आएंगे केमिकल रिएक्शन के वो यहाँ आएंगे। फर्स्ट इज एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फर्स्ट विल बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, second one will be decomposition reaction, decomposition reaction और उसके टाइप्स में जो है वो आ जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। ओके, सो यहाँ हम वो पढ़ेंगे। सो फर्स्ट सेकेंड, उसके बाद आ जाती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये रिएक्शन है स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाते हैं ऑक्सीडेशन, एंड रिडक्शन। और एक ऐसी रिएक्शन, देखो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें सिर्फ रिडक्शन हो रहा है दैट इज रिडक्शन। यहाँ जो है वो एक बात और हम पढ़ेंगे कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसे भी जो है वो हम पढ़ लेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट टॉपिक बचता है दैट इज ऑक्सीडेशन, जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में, यानी इफेक्ट्स ऑफ, बेसिकली एनसीईआरटी ने ऐसे मेंशन किया व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डे टू डे लाइफ, इन आवर एवरीडे लाइफ। तो वहाँ जो है वो हम पढ़ने वाले हैं कोरोजन एंड रेंसिडिटी। इनको पढ़ने के साथ साथ हम जो है इनके प्रिवेंटिव मेजर्स की कैसे, जैसे आयरन कोरोड हो जाता है, ठीक है, जंग लग जाती है, रस्टिंग ऑफ आयरन जिसे हम कहते हैं, तो इसे बचाया कैसे जा सकता है। रेंसिडिटी जो है वो हमारे पास ऑक्सीडेशन ही होता है, तो उसमें जैसे कि हमारे पास चिप्स वगैरह आते हैं उसमें नाइट्रोजन जो है वो भर दी जाती है ताकि वो हमारे पास ऑक्सीडाइज ना हो। ओके, सो ये जो है वो पूरा इस चैप्टर का जो है वो ब्लूप्रिंट रहने वाला है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप स्टूडेंट्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो सबसे पहला टॉपिक जो था वो था हमारे पास, सबसे पहला ब्लूप्रिंट में जो सबसे पहला टॉपिक था दैट वाज चेंज एंड इट्स टाइप्स। ओके, सो देखो स्टूडेंट्स, चेंज का मतलब क्या होता है। चेंज का मतलब हम सब जानते हैं हिंदी में एग्जैक्टली बदलाव, यानी कोई भी चेंज, यानी कोई भी बदलाव। जैसे मेरे पास कोई पेपर है, लेट अस से मेरे पास कोई पेपर है, लेट अस से मेरे पास कोई पेपर है, तो ये मतलब ये स्ट्रेट है अभी, अगर मैं इसे जो है वो ये कर दूँ तो ये चेंज हो गया ना, ये अब राउंड हो गया। ओके, लेकिन ये रिवर्सिबल है,
ओके देखो हमारे पास पूरा पेज था, हमने जो है वो इसे ऐसे कर दिया, तो ये चेंज ही तो हुआ ना, पहले ये स्ट्रेट था, अब ये जो है वो हमारे पास बॉल की शेप में आ चुका है। ओके सो दिस इज एग्जैक्टली चेंज, चेंज यही होता है। उसके बाद हमारे पास उसके टाइप्स कितने हैं, यानी उसके प्रकार कितने हैं। सो देखो चेंज के जो है वो हमारे पास दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज अ फिजिकल चेंज, फर्स्ट इज अ फिजिकल चेंज एंड सेकेंड वन इज द केमिकल चेंज, सेकेंड वन इज द केमिकल चेंज। अब देखो आपको ये जो है वो पता होना चाहिए कि हमारे पास दो टाइप्स तो हैं इसके, दैट इज एग्जैक्टली फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, लेकिन बेसिस क्या है इसका, यानी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जैसे हम पढ़ते हैं, तो वैसे ही कि चेंज की क्लासिफिकेशन का इनटू फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, हमने इसको क्लासिफाई किया चेंज को, तो इसका बेसिस क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसका जो बेसिस रहता है वो रहता है वेदर, कि क्या वेदर, ये वो वाला वेदर नहीं, मौसम वाला, दिस इज वेदर, वेदर केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड, जो हमारे पास था पहले से ही ऑलरेडी, जो हमारे पास कंपाउंड था, composition compound, whether chemical composition of compound is changed or not, या सिंपली इसे जो है वो हम लिख सकते हैं कि चेंज इन द बेसिस क्या है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं whether chemical composition of compound is changed or not, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसका बेसिस क्या है, चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड जो हमारे पास ऑलरेडी है। ओके उसका, अब देखो स्टूडेंट्स, हमने कहा वेदर केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इज चेंज्ड और नॉट, यानी कि जो हमारे पास कंपाउंड ऑलरेडी था, हमारे पास जो हमारे पास अवेलेबल चीज थी, जैसे मेरे पास पेपर था, वो हमारे पास उस टाइम जो है वो अवेलेबल चीज होगी, वो उस टाइम हमारे पास कंपाउंड हो गया। ओके सो कि उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन, जैसे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, जैसे मैं मैग्नीशियम का करूँ तो मैग्नीशियम का केमिकल फॉर्मूला, या फिर एक तरीके से उसका एटॉमिक फॉर्म है ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड का करूँ तो दिस इज MgO, सो दिस इज एक्जैक्टली उसका केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन इसमें मैग्नीशियम है, इसमें ऑक्सीजन है, दैट इज एक्जैक्टली केमिकल कॉम्पोजिशन। ओके सो कि वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, अगर वो चेंज हुआ है, इफ यस, यानी वेदर केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इज चेंज और नॉट, अगर चेंज हुआ है तब वो केमिकल चेंज होगा, लेकिन अगर चेंज नहीं हुआ, यानी अगर कंपाउंड का केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ है तो वो फिजिकल चेंज होगा, और अगर उस कंपाउंड का, यानी जो हमारे पास कंपाउंड पहले से था, अगर उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हुआ है तो वो हमारे पास जो है वो केमिकल चेंज होगा। जैसे अभी मैंने जो है वो आपको दिखाया कि ये पेपर था, दिस वाज सॉरी, ये हमारे पास पेपर था। ओके सो ये पेपर है, इसका जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो भी केमिकल फॉर्मूला है इसका, जो भी, जैसे मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड का लिखा ना, वैसे ही कुछ फॉर्मूला होगा इसका भी, वुड से बना है, सेलुलोज वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो बेसिकली इसका कोई केमिकल फॉर्मूला था ना। अब अगर मैंने इसे ये कर दिया तो क्या ये पेपर नहीं रहा, मतलब पेपर था हमारे पास जो था वो, ये पहले पेपर था, पेपर का कुछ केमिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, अगर मैंने इसे ऐसे कर्व कर दिया तो क्या ये पेपर नहीं रहा, डेफिनेटली इट इज अ पेपर, वो पेपर ही है अभी, यानी उसका केमिकल कॉम्पोजिशन, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका केमिकल फॉर्मूला जो है चेंज नहीं हुआ, वो पहले भी पेपर था अभी भी पेपर है। या अगर मैं जो है वो इसे ये करूं, कि ये पेपर है, अगर मैं इसे टीयर कर दूं, यानी अगर मैं इसे फाड़ दूं, टीयरिंग ऑफ पेपर बेसिकली, तो इसकी स्टेट तो चेंज हो गई, अब पहले ये कंप्लीट था, अब ये टुकड़ों में होगा, पीसेस में होगा, पीसेस में होगा, लेकिन है तो ये पेपर ही ना। अगर मैं कहूँ ये पेपर है, इसका केमिकल फॉर्मूला पहले वाले पेपर के सेम था, ओके तो केमिकल कॉम्पोजिशन तो उस कंपाउंड का चेंज नहीं हुआ ना, सो दैट इज अ फिजिकल चेंज। ओके तो टीयरिंग ऑफ पेपर, जैसे टीयरिंग ऑफ पेपर, टीयरिंग ऑफ पेपर हो गया, हमने पेपर को फाड़ दिया, तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, अगर हमसे कोई पूछे कि फिजिकल चेंज को एक्सप्लेन करो तो हम क्या लिखेंगे, एक ऐसा चेंज इन विच केमिकल कॉम्पोजिशन, हमारे पास जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब एग्जैक्टली उसमें क्या क्या है,
जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो केमिकल कंपोजिशन थी दैट वाज, उसमें मैग्नीशियम था, उसमें ऑक्सीजन था, उसका प्रॉपर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था. चेंज इन विच केमिकल कंपोजिशन डजंट चेंज, डजंट, मैंने स्टूडेंट्स लिखा है डजंट यानी नहीं, नहीं, डजंट चेंज यानी एक ऐसा बदलाव जिसमें केमिकल कंपोजिशन पर कोई असर नहीं पड़ता. डजंट चेंज, वो हमारे पास चेंज नहीं होती. जैसे टीयरिंग ऑफ पेपर, हमारे पास एक कंप्लीट पेपर था, उसे हमने जो है वो एग्जैक्टली टुकड़ों में बांट दिया, लेट अस से 4 पीसेस है. सो किस तरह का चेंज है, आइदर इट इज अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. देखो स्टूडेंट्स, इसका लेट अस सपोज कोई एक्स फॉर्मूला था, इसका कोई एक्स कंपोजिशन था, इसमें 2 एलिमेंट्स थे, कुछ भी दो, ठीक है, लेट अस से ए और बी, इसमें 2 एलिमेंट्स थे. तो अगर मैं इस पेपर का करूंगी तो ये भी पेपर है, इसका भी कुछ एक्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, केमिकल फॉर्मूला होगा, इसमें भी वही 2 होंगे. बस क्या हुआ, इसका साइज छोटा हो गया. ओके, और वो ऐसा फिजिकल चेंज में होता ही है. अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें तो यहाँ हमारे पास केमिकल कॉम्पोजिशन तो उस कंपाउंड का चेंज नहीं होता, लेकिन उसका साइज, उसका कलर, उसकी शेप वो जरूर चेंज हो सकती है. जैसे हमारे पास स्पंज होता है, अगर हम जो है वो स्पंज को दबाकर रखते हैं, अगर हम जो है वो स्पंज को दबाकर रखते हैं तो वो जो है वो नीचे बैठ जाता है थोड़ी देर तक, तो एक फिजिकल चेंज है. और वो कैसा फिजिकल चेंज है, रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है, क्योंकि स्पंज था पहले, फिर भी स्पंज ही रहा, मतलब केमिकल कंपोजिशन तो चेंज नहीं हुई ना. तो वैसे तो फिजिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन कंपाउंड की चेंज नहीं होती, साइज, कलर, शेप सब कुछ चेंज हो सकता है. एक यहाँ जो है वो स्टूडेंट्स एक और बात ध्यान में रखना कि फिजिकल चेंज में हमारे पास फिजिकल स्टेट भी चेंज हो सकती है. फिजिकल स्टेट कैन ऑल्सो चेंज. फिजिकल स्टेट मीन्स सॉलिड. देखो स्टूडेंट्स, चैप्टर में ही जो है वो सॉलिड को एस से रिप्रेजेंट किया गया, लिक्विड को एल से, और गैस को जी से जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट किया गया. तो फिजिकल स्टेट ही होती है. तो हम कहते हैं जैसे हमारे पास मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी सॉलिड, तो सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से गैस बनना, ये हमारे पास है, ये तो फिजिकल स्टेट्स है. ये हमारे पास फिजिकल स्टेट का कन्वर्जन, यानी सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है. ओके, ये फिजिकल चेंज में मींस फिजिकल चेंज में जरूर जो है वो वेरी हो सकते हैं. फिजिकल स्टेट यानी सॉलिड से लिक्विड बन सकता है. जैसे हमारे पास इसका एग्जांपल हो गया मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस और बॉइलिंग ऑफ वाटर. ओके, सो देखो स्टूडेंट्स, अब आपका डाउट हो सकता है कि मेल्टिंग ऑफ आइस और इसकी, देखो कि ये जो है वो हमारे पास फिजिकल चेंज जो है वो कैसे है. तो देखो मैंने कहा है कि फिजिकल चेंज में फिजिकल स्टेट तो डेफिनेटली चेंज हो सकती है. तो यहाँ क्या हो रहा है मेल्टिंग ऑफ आइस में, मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या हो रहा है कि हमारे पास सॉलिड था वो लिक्विड हो गया. मेल्टिंग में यही तो होता है ना. सॉलिड हमारे पास क्या था, सॉलिड वाटर था जिसे हम आइस कहते हैं, यहाँ आ गया हमारे पास लिक्विड वाटर. तो देखो स्टूडेंट्स, मोलिकुलर फॉर्मूला तो नहीं चेंज हुआ ना, पहले भी H2 था फिर भी H2 है, पहले भी हमारे पास उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, अब भी उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है. सो ना तो मोलिकुलर फॉर्मूला चेंज हुआ है, ना ही उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ है. तो इसलिए हम इसे जो है वो क्या कह सकते हैं, फिजिकल चेंज कह सकते हैं. अब बॉइलिंग ऑफ वाटर में चेक करते हैं. बॉइलिंग ऑफ वाटर में क्या है कि हमारे पास वाटर, पहले वाटर था लिक्विड स्टेट में, बॉइलिंग से क्या हुआ, वो वाटर हो गया गैसियस स्टेट में, जिसे हम जो है वो क्या कहते हैं, वाटर वेपर, जिसे हम क्या कहते हैं, वाटर, आई होप आपको विजिबल होगा, क्या कहते हैं, वाटर वेपर. तो डेफिनेटली पहले भी H2 था, अभी भी H2 है, ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हुआ है, ना ही उसके केमिकल कंपोजिशन. पहले भी इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, अभी भी उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है. सो आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि हमारे पास चेंज होता है. चेंज का मतलब होता है बदलाव, यानी सिंपली कोई भी चेंज हो सकता है, वो आप समझते हैं ये बदलाव. ओके, तो चेंज हमारे पास 2 तरीके का हो सकता है, आइदर इट इज अ फिजिकल चेंज और इट इज अ केमिकल चेंज. अब बेसिस क्या है इस क्लासिफिकेशन का, हमने कहा चेंज 2 तरीके का है, फिजिकल और केमिकल, लेकिन उसका बेसिस क्या है. तो उसका बेसिस है कि उसकी जो हमारे पास कंपाउंड अवेलेबल था उसकी कॉम्पोजिशन, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन जो थी, उसमें जो जो एलिमेंट्स थे वो चेंज हुए हैं, वो बदले हैं कि नहीं, उसका केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो था पहले वो बदला है कि नहीं, वो बेसिस है. अगर वो बदला है तो वो केमिकल चेंज है, लेकिन अगर वो हमारे पास उसका केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं चेंज हुआ है तो वो फिजिकल चेंज है. तो अगर कोई हमसे पूछे कि एक्सप्लेन फिजिकल चेंज, कि फिजिकल चेंज को डिफाइन करो, सो देखो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल है, मैंने साफ साफ लिखा है चेंज इन विच केमिकल कंपोजिशन डजंट चेंज. ओके, या डजंट वेरी लिख लो, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वेरी भी आप लिख सकते हो. तो एक ऐसा चेंज जिसमें हमारे पास जो हमारे पास कंपाउंड अवेलेबल था
उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती है, वेरी नहीं होती, नहीं बदलती, उसे जो हम फिजिकल चेंज कहते हैं। तो एक्जैक्टली होता क्या है, चेंज क्या होता है फिजिकल चेंज में, फिर हम इसे चेंज को कह रहे हैं। तो देखो चेंज जो है वो हमारे पास साइज में हो सकता है, शेप में हो सकता है, कलर में हो सकता है, ओके, साथ ही फिजिकल स्टेट में। फिजिकल स्टेट वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि फिजिकल चेंज में फिजिकल स्टेट जरूर चेंज हो सकती है। और फिजिकल स्टेट कितनी तरह की होती है, आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसका नोटेशन जो है वो आप जरूर याद रखिएगा। केमिकल इक्वेशन को पढ़ते टाइम हम जो है वो डेफिनेटली इसे लिखेंगे जब हम जो है वो एलिमेंट्स की या जो हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट को मेंशन कर रहे होंगे। सो फिजिकल स्टेट हमारे पास 3 तरह की होती है, इनमें जरूर कन्वर्जन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या हुआ है कि हमारे पास H2 था सॉलिड स्टेट में, उसी को तो हम आइस कहते हैं ना, वो हमारे पास लिक्विड स्टेट में हो गया। ओके, सो देखो स्टूडेंट्स, पहले भी फॉर्मूला वाटर का H2 ही था। ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे पास लिक्विड में होगा तो वो H2O2 या फिर H2SO4 बन गया, वो बाद में भी H2 रहा, वो बाद में भी वाटर ही रहा। ओके, सो सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, ना तो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हुआ है, ना उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हुआ है, ना उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज हुआ है। केमिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्टूडेंट्स एक ही होते हैं, डोंट वरी। उसके बाद है हमारे पास बॉइलिंग ऑफ वाटर। देखो बॉइलिंग ऑफ वाटर में क्या है कि हमारे पास H2O लिक्विड जो था ना वो H2 गैस में कन्वर्ट हो गया। H2 गैस को हम वाटर वेपर कहते हैं। ध्यान रखना कई बार हो सकता है कि हमारे पास H2O लिक्विड कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर, तो उसका वाटर वेपर का मतलब है H2 गैस। तो यहाँ भी हमारे पास सिर्फ लिक्विड से गैस, फिजिकल स्टेट ही चेंज हुई है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है, केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, एक ही बात है। और ना ही हमारे पास इस केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है बेसिकली। तो यहाँ भी हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यहाँ भी हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो एक्जैक्टली केमिकल कॉम्पोजिशन स्टूडेंट्स चेंज नहीं हुई। सो दिस इज एक्जैक्टली अ फिजिकल चेंज। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। सो अब जो है वो हम मूव करते हैं ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज केमिकल चेंज। दैट इज केमिकल चेंज। ओके, सो स्टूडेंट्स फिजिकल चेंज के बारे में जो है वो एक छोटी सी बात और है कि हमारे पास जो फिजिकल चेंज होता है ना, फिजिकल चेंज, देखो ये जो मैम है मैं आपको बिल्कुल डिटेल में करा रही हूँ। इफ़ यू फॉलो दीज 3 पार्ट्स आएंगे बेसिकली इसके, तो आपका पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा, या आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी आप जो है वो इसको अच्छी तरह से इस चैप्टर पर अपनी कमांड बना पाएंगे और आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। सो फोकस। फिजिकल चेंज जो है वो हमारे पास 2 तरीके का होता है। फर्स्ट इज, ये बिल्कुल छोटी सी बात है, डोंट वरी। वैसे फिजिकल चेंज जो है वो हमारे पास हमारा पूरा हो चुका है, दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। देखो रिवर्सिबल होता है जिसे मतलब जैसा हमने चेंज किया उसके बिल्कुल रिवर्स। जैसे हमने जो है वो पेपर को जैसे हमने पेपर को कर्ल किया था, यानी पहले स्ट्रेट था फिर हमने उसे गोल कर दिया था, तो वो जो था वो क्या था, रिवर्सिबल था। यानी एग्जैक्टली हमने क्या किया, पेपर का जो है वो उसे कर्ल कर दिया, तो डेफिनेटली हम उसे वापस से स्ट्रेट भी तो कर सकते हैं ना, सो दैट इज रिवर्सिबल। लेकिन हमने पेपर को क्या किया, फाड़ा, मतलब टीयरिंग की, तो डेफिनेटली हम इसे ऐसा मत कहना कि हम ग्लो स्टिक लगा के इसे चिपका पाएंगे, नो। बेसिकली दोबारा से एज इट इज तो नहीं बन सकता ना, तो दैट इज एग्जैक्टली इरिवर्सिबल। ओके, सो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे रिवर्सिबल में वही हमारे पास जो है वो कर्लिंग ऑफ या फोल्डिंग ऑफ पेपर जो है वो आप कह सकते हो, फोल्डिंग ऑफ पेपर, फोल्डिंग ऑफ पेपर। और हमारे पास जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। देखो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं आपको, क्योंकि एमसीक्यू वाले पोर्शन में आ सकते हैं कि मेल्टिंग ऑफ आइस कौन सा है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज में कौन सा है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। तो देखो स्टूडेंट्स आइस थी, यानी हमारे पास सॉलिड H2O था, दिस इज सॉलिड H2O था, हमने उससे जो है वो एक्जैक्टली लिक्विड H2O बनाया, तो डेफिनेटली हम वापस उसे फ्रीज करके जो है वो सॉलिड भी बना सकते हैं। ओके, सो दैट इज एग्जैक्टली रिवर्सिबल। वैसे ही बॉइलिंग ऑफ वाटर हो गया, यानी उसे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना, सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट, रिवर्सिबल, बॉइलिंग ऑफ वाटर। अगर हम जो है वो इरिवर्सिबल चेंज की बात करते हैं, तो इरिवर्सिबल चेंज में जो है वो हमारे पास आ जाती है इंक्रीज इन ग्रोथ, इंक्रीज इन आवर हाइट बेसिकली। यानी हमारे पास हमारी हाइट बढ़ी है, तो कोई केमिकल चेंज तो नहीं हुआ ना, हमारी स्किन का कॉम्पोजिशन वही है, एपिडर्मल सेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आप टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ेंगे बायोलॉजी में। ओके, सो
वो वो क्लास 9th में आता है, पढ़ चुके होंगे। तो स्किन का कॉम्पोजिशन वही है, हमारे ऑर्गन्स वही है, तो हमारा कोई चेंज तो नहीं हुआ ना, बस हमारी हाइट बढ़ी है। ओके, सो इंक्रीज इन हाइट। और वो क्या है, ऐसा तो नहीं है कि हम हथौड़ा मार के ऊपर से जो है वो वापस छोटे हो जाए, तो डेफिनेटली इट्स इरिवर्सिबल। सो इरिवर्सिबल चेंज, फिजिकल चेंज हमारे पास इंक्रीज इन हाइट हो गया इसका एग्जाम्पल, और रिवर्सिबल है फॉल्डिंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ, और इसमें जो है डेफिनेटली हम टीयरिंग ऑफ पेपर को भी जो है वो क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, टीयरिंग ऑफ पेपर। यानी हमारे पास वो फिजिकल चेंज था, उसमें जो हमारे पास साइज या फिर शेप चेंज हुई थी, लेकिन हम जो है वो वापस से उसे एज इट इज जो है वो स्ट्रेट पेपर नहीं बना सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल चेंज। नाउ मूविंग ऑन टू द केमिकल चेंज। सो स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंज हमारे पास कंप्लीट हो चुका है कि हमारे पास चेंज क्या होता है, चेंज के टाइप्स क्या है, फिजिकल और केमिकल, और उसका बेसिस क्या है, और फिजिकल चेंज हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट वी हैव इज केमिकल चेंज। नेक्स्ट वी हैव इज केमिकल चेंज। सो देखो स्टूडेंट्स, केमिकल चेंज क्या है, जैसे हमने वहां पढ़ा था कि चेंज कोई भी ऐसा बदलाव हम करते हैं जिसमें जो हमारे पास कंपाउंड अवेलेबल था उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, तो उस चेंज को हम कहते हैं केमिकल चेंज। सो एक ऐसा चेंज जिसमें हमारे पास कंपाउंड अवेलेबल था उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए, दैट इज केमिकल चेंज। सो अगर ऐसा आए पेपर में क्वेश्चन, जिसके लिए आना मुश्किल है लेकिन फिर भी आप जो है तैयार रहिए, वेरी शॉर्ट में डेफिनेटली आ सकता है, या फिर एक तरीके से ऐसे आ सकते हैं, चेंज इन विच केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द अवेलेबल कंपाउंड गेट्स चेंज्ड इज नोन एज। ओके, सो उसके लिए आप सभी तरीके से डेफिनेटली मैं आपको रेडी करा रही हूँ, सो प्लीज फोकस। केमिकल चेंज क्या है, चेंज इन विच केमिकल कॉम्पोजिशन of available compound gets vary और change भी आप कह सकते हैं get changed। ओके, तो एक ऐसा चेंज जिसमें हमारे पास जो कंपाउंड अवेलेबल था उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए, दैट इज अ केमिकल चेंज। सो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जो आप कोरोजन वाले में पढ़ेंगे, एंड दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आयरन की रस्टिंग यानी आयरन को जंग लग जाती है, तो वो कैसे लगते हैं एग्जैक्टली, कई बार जो है वो क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारे पास रस्टेड आयरन का फॉर्मूला बताइए, रस्टेड आयरन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, ओके, रियल रस्ट ऑफ आयरन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास आयरन होता है, आयरन जब एग्जैक्टली आपने देखा होगा कि जैसे हमारे पास कोई नमी में एग्जैक्टली हमारे पास आयरन होता है, आयरन की कोई भी बेल यानी लोहे की कोई भी बेल जब हमारे पास ऐसे या फिर जब हमारे पास बारिश आती है और वो बाहर पड़ी रहती है, या फिर नमी वाले एनवायरनमेंट में वो जो है वो कोरोड हो जाती है यानी उस पर जंग लग जाती है, तो एग्जैक्टली वहाँ होता क्या है, हमारे पास आयरन होता है, और डेफिनेटली हमारे पास एटमोस्फेयर में जो है वो क्या होता है, एटमोस्फेयर में हमारे पास मॉइस्चर होता है। बेसिकली मैं मॉइस्चर का मतलब, देखो कहीं भी मॉइस्चर लिखा हो ना, उसका मतलब होता है कि हमारे पास H2O यानी वाटर तो है लेकिन कम अमाउंट में है, सो बेसिकली हमारे पास वाटर है। ओके, वो दोनों रिएक्ट करके जो है वो क्या बना लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, यानी एक्चुअल आयरन के ऊपर हमारे पास, या फिर आयरन जो है वो हमारे पास इसके साथ रिएक्ट करके अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा, किसमें, Fe2O3XH2O। ओके, सो ये जो है वो हमारे पास रस्ट ऑफ आयरन का जो है वो फॉर्मूला होता है, रस्ट ऑफ आयरन और रस्टेड आयरन का जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर जो है वो कभी क्वेश्चन आपसे ये आए कि हमारे पास जो है वो एक तरीके से हमें बताना है कि हमारे पास रस्टेड आयरन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या रस्ट ऑफ आयरन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सो दिस Fe2O3XH2, यानी X का मतलब है कि बेसिकली हमारे पास जो है वो H2 के कितने भी मॉलिक्यूल्स जो है वो वहां हो सकते हैं। सो देखो स्टूडेंट्स, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या था, हमारे पास पहले आयरन था, वो जो है वो एटमोस्फेयर में अवेलेबल जो वाटर था या मॉइस्चर था उसके साथ रिएक्ट किया और उसने ये बना लिया। तो डेफिनेटली पहले क्या था हमारे पास, पहले सिर्फ आयरन था, आयरन का अब अगर हम देखें तो आयरन ऑक्सीजन के साथ है और वाटर के साथ है। ओके, ये आप क्लास 11 में, क्लास 11th-12th में पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ये कैसे कैसे बॉन्डेड रहते हैं। तो देखो पहले हमारे पास आयरन था, अब आयरन हमारे पास ऑक्सीजन के साथ है, वाटर के साथ है, तो डेफिनेटली हमारे पास क्या हुआ है, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हुआ है स्टूडेंट्स।
यानी रस्टिंग ऑफ आयरन में हमारे पास क्या हुआ है, आयरन जो हमारे पास अवेलेबल था ये दोनों रिएक्ट करके और इन्होंने जो है वो एक नया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो डिजाइन किया। ओके, सो इसका मतलब हमारे पास ये केमिकल चेंज है क्योंकि यहाँ केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज हो चुका है। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग इट कि केमिकल चेंज होता है जिसमें हमारे पास कंपाउंड का केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी जो है वो हमारे पास एक उसी का एग्जाम्पल है। यहाँ हमारे पास आयरन था, वो H2O मॉइस्चर के साथ रिएक्ट किया और उसने ये बनाया, तो डेफिनेटली हमारे पास कुछ नया प्रोडक्ट, कुछ नई चीज बनी। जैसे हमारे पास पेपर को हमने टुकड़े किए या पेपर को कर्ल किया, तो नो न्यू कंपाउंड फॉर्म, कोई नया कंपाउंड नहीं बना, लेकिन एक केमिकल चेंज में हमारे पास एक नया कंपाउंड बनता है। सो फिजिकल चेंज में नो न्यू कंपाउंड फॉर्म, एक कोई ऐसा नहीं है कि कुछ और ही बन गया, पेपर का जो है वो स्पंज बन गया, स्पंज को कन्वर्ट किया तो हमारे पास पेपर बन गया, ऐसे नहीं। लेकिन हमारे पास एक केमिकल चेंज में क्या होता है, एक नया कंपाउंड बनता है। जैसे यहाँ हमारे पास बन रहा है Fe2O3xH2, यहाँ हमारे पास सिर्फ H2O था, यहाँ हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन था। ओके, सो स्टूडेंट समझने की कोशिश करो कि हमारे पास आयरन पहले से अवेलेबल था, H2 साथ ही साथ हमारे पास ऑक्सीडाइज भी तो होगा ना। तो अगर हमारे पास कोई रस्ट ऑफ आयरन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछते हैं तो ये, लेकिन अगर वो नाम से कहता है तो नाम से भी आप जो है वो ध्यान रख सकते हैं। इट इज नोन एज हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब है H2 है उसमें, हाइड्रेटेड फेरिक। फेरिक होता है स्टूडेंट्स हमारे पास Fe+3, क्लास 9 में जो है वो आ जाता है Fe+3 फेरिक ऑक्साइड। ओके, सो अगर कोई नाम से पूछते तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म में पूछते देन इट इज इट। सो देखो स्टूडेंट्स, केमिकल चेंज भी है कि चेंज इन विच केमिकल कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड गेट्स चेंज, जैसे हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन में होता है Fe दिस एंड दिस। ओके, अब जो है वो हमारे पास केमिकल चेंज होता है ना, उसके दो टाइप्स होते हैं, जस्ट लाइक एज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के हमने क्या पढ़े थे, दो टाइप्स पढ़े थे ना, एक रिवर्सिबल एक इरिवर्सिबल, यानी जो वापस हम रिन्यू कर सके, यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट गया, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट भी हम ला सके, दैट इज अ रिवर्सिबल चेंज। लेकिन इरिवर्सिबल चेंज होता है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा है, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट हम नहीं ला सकते। तो वैसे ही यहाँ केमिकल चेंज क्या है, फर्स्ट इज रिवर्सिबल, केमिकल चेंज भी दो तरीके का है, फर्स्ट इज रिवर्सिबल एंड सेकेंड वन इज इरिवर्सिबल। तो देखो स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल में जो है वो हमारे पास अमोनिया का, इसी चैप्टर में देखो कुछ रिएक्शन जो होंगी ना वो आपको पेपर में दी भी हो सकती है, और जैसे आप आगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में बेसिकली आप पढ़ेंगे तो वहां आपको मेटल जब हमारे पास हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो आपको जो है वो वहां रिएक्शन बनाना भी आ जाएगा, डोंट वरी। सो यहाँ जो है जैसे हमारे पास यहाँ आ सकती है हमारे पास एक रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया N2 plus H2 to form, बेसिकली मैं इसे बैलेंस कर रही हूँ, डोंट वरी, हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन जो है वो सीखेंगे। सो इट्स 3N2। हाँ, तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो है वो हमारे पास रिवर्सिबल है, यानी N2 और H2 रिएक्ट करके हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन भी जा सकती है, यानी ये भी बन सकता है। और जब हम ऐसी कंडीशंस कर दें कि हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन सपोर्ट हो रही है, यानी ये वाला एरो सपोर्ट हो रहा है, तो वापस में वो आ सकता है। इरिवर्सिबल में क्या है, जैसे हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर हम रस्टिंग ऑफ आयरन देखते हैं तो एक बार जंग लग जाती है तो हमारा लोहा जो है वो खराब हो जाता है, तो डेफिनेटली रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक इरिवर्सिबल चेंज है। ओके, इसलिए तो हम कहते हैं कि हमें जो है वो आयरन को अगर प्रोटेक्ट करना है, बेसिकली हम इसे कोरोजन में पढ़ेंगे, सो अगर उसको प्रिवेंट करना है तो हमें पेंट कर देना चाहिए उस पर, गैल्वेनाइजेशन वगैरह हम जो है वो आगे कोरोजन में जो है वो पढ़ने वाले हैं। सो रिवर्सिबल चेंज में जैसे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, इरिवर्सिबल में रस्टिंग ऑफ आयरन। सो दिस इज अबाउट द केमिकल चेंज। अब स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में हिंट दे देती हूँ, अगर आपको नहीं पता हो कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। देखो, रिवर्सिबल को पहचानने का एक तरीका है कि जब भी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन कोई होगी तो उसमें जो है वो हमारे पास ऐसे एरो होगा, इधर रिएक्टेंट होगा, डेफिनेटली इधर प्रोडक्ट होगा, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो है वो हमारे पास इस तरह का एरो होगा। ये जो एरो होता है ना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का होता है ऊपर वाला, और नीचे वाला होता है बैकवर्ड रिएक्शन का। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट से यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, और बैकवर्ड का मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। तो ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है, बीच में हमारे पास ये होगा, नहीं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमारे पास ये होगा। और इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास सिंपल एरो जो हम बेसिकली ड्रॉ करते रहते हैं, दैट इज इट। तो रिवर्सिबल में ये होगा, इरिवर्सिबल में ये होगा। एक स्टूडेंट सिंपल सी बात है कि इक्विलिब्रियम होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन व्हेन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, वो आप आगे पढ़ेंगे, अगर आप चाहें तो स्किप कर भी सकते हैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर कई बार हमारे पास डिफरेंस आ जाए कि हमारे पास रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में
जो है वो रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज में डिफरेंस करो तो एक हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, मींस ये एरो होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में और यहाँ ये होता है। ओके, सो एक पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। सो रिवर्सिबल चेंज में क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज में ही इक्विलिब्रियम, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है ना, इसको मैं EQM से जो है वो रिप्रेजेंट करती हूँ। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में जो है वो ऑब्टेन किया जा सकता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम का कोई भी कंसेप्ट जो है वो नहीं होता। इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी हम इक्विलिब्रियम ऑब्टेन नहीं कर सकते। इक्विलिब्रियम टर्म इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए डिफाइंड नहीं है, इट इज ओनली डिफाइंड फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो देखो स्टूडेंट्स, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ना वो रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट होता है। सो बीच में अगर ये एरो तो रिवर्सिबल, अगर ये है तो इरिवर्सिबल। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में, नॉट इन इरिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, so note it down please, take a screenshot or as you can write down also. So students, हमने जो है वो केमिकल चेंज जो है वो पढ़ लिया। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, दैट इज एग्जैक्टली हमने चेंज पढ़ लिया, चेंज के टाइप्स पढ़ लिए, इवन टाइप्स के टाइप्स पढ़ लिए, फिजिकल चेंज के टाइप्स, केमिकल चेंज के टाइप्स। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू केमिकल रिएक्शंस। ओके, केमिकल रिएक्शंस एंड टाइप्स बेसिकली। सो इट इज केमिकल रिएक्शन, RX से हम जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन जो है वो एग्जैक्टली क्या होती है। सो केमिकल रिएक्शन होते हैं कि किसी भी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम रिएक्शन लिखते हैं या नोटेशन जो होता है किसी भी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन, हालांकि हम जो है वो फर्दर ये भी कहेंगे कि हमारे पास उसका रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं, लेकिन सिंपली अभी ऐसे समझो कि एक केमिकल चेंज हुआ, जैसे हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन, देखो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो हमारे पास एक केमिकल चेंज है, उसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो वो एक केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। यानी पूरी जैसे हमने लिखी थी ना वो Fe+H2O यानी मॉइस्चर जो था उसमें जो था वो हमारे पास Fe2O3.XH2O था, तो एक केमिकल रिएक्शन होगी ना। यानी इस केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमने रिएक्शन लिखी है, दिस इज अ कंप्लीट रिएक्शन, सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट, दैट इज एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शन। सो ये केमिकल रिएक्शन है किसके लिए, रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए। यानी ये रिएक्शन जो है, ये जो हमने लिखा है, दैट इज अ रिएक्शन दैट इज इंडिकेटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। अब जो है वो हम इसे भी करेंगे कि हमने रस्टिंग ऑफ आयरन, वैसे तो हम बोलते कि आयरन व्हेन रिएक्ट्स विद मॉइस्चर अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर इट फॉर्म्स हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फर्दर जो है वो हम इसे लिखते हैं, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है। अगर हम उसे लिखे कि आयरन reacts with the moisture available in atmosphere to form hydrated ferric oxide, that is a chemical reaction। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन को जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज एग्जैक्टली केमिकल इक्वेशन, तो इसे हम केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं और इसे हम केमिकल इक्वेशन भी कह सकते हैं। ओके, सो केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन यानी जो हो रहा है केमिकल चेंज में, क्या हो रहा है वही जो है वो केमिकल रिएक्शन है। यानी केमिकल चेंज में जो कुछ भी हो रहा है, एक केमिकल चेंज में जो भी प्रोसीजर हो रहा है, जैसे तैसे भी हमारे पास रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। डोंट कंफ्यूज, मैं एक बार फिर डोंट गेट कंफ्यूज, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, केमिकल चेंज होता है जिसमें हमारे पास केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए, यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जब हम जाए तो हमारे पास केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जो कुछ हो रहा है उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन को हम केमिकल, यानी उस रस्टिंग ऑफ आयरन जो हमारे पास केमिकल चेंज है उसमें जो कुछ हो रहा है दैट इज केमिकल रिएक्शन। अब उसके यानी रस्टिंग ऑफ आयरन जो हमारे पास केमिकल चेंज है उसमें जो हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन है। अगर हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये इक्वेशन ये लिखेंगे, सो दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। ओके, सो रस्टिंग, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है। रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है, जो कुछ भी हो रहा है दैट वो केमिकल रिएक्शन है। अगर हम उसे, यानी अगर रस्टिंग ऑफ आयरन को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास इक्वेशन होती है दैट इज केमिकल इक्वेशन। तो एक केमिकल रिएक्शन है। सो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, केमिकल चेंज है, और केमिकल चेंज में जो कुछ भी होता है अगर उसे हम नोट डाउन करते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन बनती है फॉर केमिकल रिएक्शन। अब देखो स्टूडेंट्स, कुछ एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन में क्या क्या, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रही है, कैसे पता चलेगा, यानी कि हाउ टू डिटरमाइन whether chemical reaction
इज टेकिंग प्लेस और नॉट। तो देखो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस में जो है वो कुछ चेंजेस होते हैं जिन्हें ऑब्जर्व करके हम ये कह सकते हैं कि हाँ अब जो है वो हमारे पास केमिकल रिएक्शन जो है वो हो गई। जैसे यहाँ तो हमारे पास जो है वो पहले कुछ और कलर होगा, फिर हमारे पास जंग जैसा कलर लग जाएगा, तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ ये रस्टिंग ऑफ आयरन हो चुका है। तो वैसे ही कुछ और भी होते हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ केमिकल रिएक्शन जो है वो हो चुकी है। जैसे यहाँ होगा ये क्वेश्चन, दिस कैन बी आस्क्ड स्टूडेंट, सो प्लीज फोकस। हो सकता है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर हो, यानी, और देखो मैंने इंक्रीज इन टेम्परेचर इसलिए लिखा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और टेम्परेचर कम भी हो सकता है। यानी एक तरीके से जो जिस फ्लास्क में हम जो है केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं उस फ्लास्क का टेम्परेचर जब हम उसे टच करेंगे तो वो हमें हाई भी महसूस होता है, वो हमें गर्म भी लग सकता है, वो हमें ठंडा भी लग सकता है। इसलिए मैंने चेंज लिखा है, इसलिए मैंने इंक्रीज नहीं लिखा, चेंज लिखा है। यानी टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और टेम्परेचर कम भी हो सकता है, कूल डाउन भी हो सकता है, हीट अप भी हो सकता है। उसके बाद है हमारे पास चेंज इन कलर। ओके, और एनसीईआरटी ने जो है वो हमारे पास कुछ और भी लिखा है, चेंज इन स्टेट। एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये चार जो है वो हमारे पास एनसीईआरटी ने जो है वो मेंशन किए हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का पता लगाने के लिए कि हमारे पास वो केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, उसके लिए हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कोई गैस जो हमारे पास लिबरेट होगी। अब मैं आपको जो है एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे हमारे पास अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ, आगे आप पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन टाइप्स में जब हम कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन एटसेट्रा पढ़ेंगे। तो देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए हमारे पास CaCO3 तो देखो स्टूडेंट्स, आप जो है वो सिंपली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि CO2 क्या है। CO2 इज अ गैस, CO2 इज अ गैस। देखो आप जी से भी इसे इंडिकेट कर सकते हैं। और गैसेस के लिए जो है वो हमारे पास एक ऐसा एरो भी लगा जाएगा। देखो गैसेस हमारे पास ऐसा तो नहीं फ्लास्क के अंदर ही रहेंगी, फ्लास्क के अंदर ही रहेंगी, वो उड़ जाएगी ना। तो इसलिए आइदर आप ये लगाएं या आइदर आप ये लगाएं, दोनों भी लगा सकते हैं। यानी इट इज अ गैस, और गैस है इसलिए हमारे पास ये जो है वो भाप मीन्स बेसिकली ये जो है वो इसलिए चली जाएगी। ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, दोनों भी लगा सकते हैं। ये गैस है इसलिए हमारे पास ये जो है फ्लास्क को छोड़कर जो है चली गई। तो ये हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जिसमें हमारे पास CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ब्रेक हो रहा है। और CO2 क्या है, एक गैस है। सो इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो यहाँ हमारे पास केमिकल रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन हो चुकी है, केमिकल चेंज हो चुका है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हमारे पास ये हो गया। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सॉलिड होता है, ये हमारे पास सॉलिड होता है, ये गैस होता है। तो चेंज इन स्टेट भी तो ही है ना। पहले हमारे पास सिर्फ सॉलिड था, अब सॉलिड और गैस दोनों है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। अब ऐसे मत कहना कि हमारे पास ये तो फिजिकल चेंज होना चाहिए अगर हमारे पास इसमें स्टेट चेंज हुई है। देखो ऐसा है कि फिजिकल चेंज में सिर्फ यहाँ तो हमारे पास नए कंपाउंड्स भी बने हैं ना, नए। ये तो हमने जो है वो सिर्फ इसकी फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट की है कि हमारे पास पहले सॉलिड था, अब सॉलिड और गैस दोनों है। ओके, फिजिकल चेंज में सिर्फ हमारे पास जो है फिजिकल स्टेट चेंज होते हैं, कुछ और नहीं होता, नया कंपाउंड नहीं बन जाता। यहाँ देखो नया कंपाउंड्स बन रहे हैं तब हमारे पास फिजिकल चेंज हो रही है, तब हमारे पास जो है स्टेट चेंज हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्टेट चेंज यहाँ होनी चाहिए, स्टेट चेंज तो जो है वो फिजिकल चेंज में होनी चाहिए, नहीं। यहाँ हमारे पास नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, फिजिकल स्टेट में चेंज हो रही है, जो कि एक डिटर्मिनेशन स्टेप है कि हम जो है कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रही है। उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स, हम चेंज इन कलर की अगर हम बात करते हैं तो देखो एक रिएक्शन मैं आपको बताऊंगी, Fe प्लस CuSO4 टू फॉर्म, ये हम आगे पढ़ेंगे, प्लस Cu, ये हमारे पास सॉलिड, ये हमारे पास जो है एक्वस फॉर्म है। एक्वस फॉर्म का मतलब होता है वाटर सॉल्यूशन है। और स्टूडेंट्स ये जो है वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब देखो इसका जो कलर होता है ना, इसका जो कलर होता है दैट इज ब्लू, और इसका जो कलर होता है दैट इज पेल ग्रीन। मैं चेक कर लेती हूँ। सो इसका कलर ब्लू है, इसका कलर पेल ग्रीन है। तो डेफिनेटली हमारे पास पहले सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, अब सॉल्यूशन हमारे पास पेल ग्रीन हो चुका है। सो चेंज इन कलर क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है, एक स्टेप है कि जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई। तो डेफिनेटली इट इज क्लियर। ओके, सो दिस इज एग्जैक्टली कि हम जो है वो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, उसका ये एग्जांपल हो गया। चेंज इन स्टेट,
चेंज इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे यहाँ हमारे पास CO2 गैस जो है वो लिबरेट हो रही है। अब देखो स्टूडेंट्स, केमिकल चेंज यानी जिसमें केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज ना हुई हो उस कंपाउंड की, दैट इज अ केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज कह लो या केमिकल रिएक्शन कह लो, एक ही बात है, लेकिन जब हम उस केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना केमिकल चेंज कहो, केमिकल चेंज कहो या केमिकल रिएक्शन कहो, बोथ आर द वन एंड द सेम थिंग। बट जब चेंज की बात हो रही हो तो आप केमिकल चेंज लिख देना, जब रिएक्शन की बात हो रही है तो आप केमिकल रिएक्शन लिख देना, बट दोनों जो है वो हमारे पास सेम ही बातें हैं। और जब इन्हें रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किया जाता है किसी भी केमिकल चेंज या किसी भी केमिकल रिएक्शन को, जब ऐसे हमारे पास या फिर वर्ड लिख के, जैसे हमारे पास यहाँ है, जैसे आयरन प्लस वाटर टू फॉर्म हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, वो हमारे पास वर्ड इक्वेशन हो जाती है, और जब हम फॉर्मूला लिखते हैं वो हमारे पास केमिकल इक्वेशन हो जाती है। तो केमिकल चेंज, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन एक ही बात है। रस्टिंग ऑफ आयरन को चाहे आप कोई केमिकल रिएक्शन कहो या फिर केमिकल चेंज कहो, एक ही बात है। बट जब चेंज की बात हो रही हो तब आप केमिकल चेंज रेफर कर लेना, जब रिएक्शन की बात हो रही है तो तब आप केमिकल रिएक्शन रेफर कर लेना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के टाइप्स, जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसके टाइप्स हम पढ़ेंगे इन डिटेल। कम्बिनेशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद जो है वो हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और जिस रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही हो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। और उसके बाद जो है वो हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन हो रही है उसका एवरीडे लाइफ में हम कहाँ कहाँ देखते हैं, उसमें हम पढ़ने वाले हैं कोरोजन एंड रेजिडिटी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्लीज नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बात और रहती है कि जो मैंने अभी आपको बताया केमिकल रिएक्शन, ध्यान रखना केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज एक ही बात है। आइदर आप उसको केमिकल चेंज लिखें या फिर केमिकल रिएक्शन लिखें, बोथ आर द वन एंड द सेम थिंग। ओके, अभी मैं एक स्टेटमेंट भी लिखूंगी, उसमें आपको क्लैरिटी जो है वो आ जाएगी। सो मैंने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए एक होता है चेंज इन टेम्परेचर। सो उसमें एक रिएक्शन जो है वो आप ध्यान रख सकते हैं। अगर कोई पूछे इवोल्यूशन ऑफ गैस का, मैंने आपको बता दिया, चेंज इन फिजिकल स्टेट का बता दिया, उसके बाद मैंने आपको चेंज इन कलर का बता दिया। ओके, अगर आप एग्जाम्पल के साथ जो है वो इन्हें लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। एक चेंज इन टेम्परेचर का और रहता है, तो देखो स्टूडेंट्स, चेंज इन टेम्परेचर जो है ना, चेंज इन टेम्परेचर जो है उसका एक एग्जाम्पल आप ध्यान रखते हैं, CaO प्लस H2O टू फॉर्म CaOH2 प्लस हीट। ओके, सो इसे ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट। तो यहाँ देखो हीट हमारे पास जो है वो लिबरेट हो रही है, यानी कि जिस फ्लास्क में हम इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे वो फ्लास्क जो है वो हीट अप हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। सो हियर इज एग्जांपल कि हमारे पास जो है वो कैसे हम जो है किसी केमिकल रिएक्शन को चेंज इन टेम्परेचर से जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। सो हियर हमारे पास हीट निकल रही है तो वो फ्लास्क क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, इसका मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर यहाँ हुआ है। ओके, अब स्टूडेंट्स एक थोड़ा सा बात और ध्यान रखना, मैं आगे बता दूंगी आपको कि इसको कैल्शियम ऑक्साइड तो इसे हम कहते ही हैं, ये तो हमें इसे केमिकल फॉर्मूले से ही समझ में आ रहा है, बट इसको जो है वो हम कह सकते हैं क्विक लाइन, और यस, और इसको जो है वो हम कहते हैं स्लेक लाइन। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं है, ये पूछा जाता है। ओके, ये पूछा जाता है, दिस इज क्विक लाइन, CaO इज क्विक लाइन एंड CaOH2 इज स्लेक लाइन। ओके, सो आई होप आपने ये जो है वो उतार लिया होगा। सो अब जो है वो हम इक्वेशन वाले पोर्शन पे जो है वो मूव करते हैं। सो इक्वेशन वाला पोर्शन जो है वो हमारे पास इस पार्ट 1 का जो है वो आखिरी टॉपिक होगा, उसके बाद बैलेंसिंग जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। सो दिस इज एग्जैक्टली इक्वेशन chemical equation and its types। तो देखो स्टूडेंट्स, केमिकल चेंज हमने पढ़ा, केमिकल चेंज कह लो या फिर केमिकल रिएक्शन कह लो, बोथ आर द वन एंड द सेम थिंग। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज एक ही बात है। सो केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जब हम लिखते हैं उसे, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल रिएक्शन है या फिर केमिकल चेंज है,
जब उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमने रिप्रेजेंट किया था Fe प्लस H2O टू फॉर्म Fe2O3XH2O, तो वो एक क्या बन गई थी, केमिकल इक्वेशन बन गई थी। तो जब हम केमिकल रिएक्शन को या केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जब हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं नोटबुक पे या कहीं भी, तो केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है दैट इज एग्जैक्टली केमिकल इक्वेशन। इसके अलावा कुछ नहीं है केमिकल इक्वेशन में। तो अगर कोई आपसे बोले कि केमिकल इक्वेशन को डिफाइन करो, तो मैं प्रॉपर एक स्टेटमेंट जो है वो यहाँ लिख देती हूँ कि केमिकल इक्वेशन क्या है। अगर प्रॉपर आपको जो है वो डेफिनेशन इसकी लिखनी हो, सो दिस इज एग्जैक्टली द symbolic representation of a true chemical change or the symbolic representation of a true chemical, true की जगह आप ऐसे भी रह देना, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमारे पास true क्या होता है। So simply the symbolic representation of a chemical change or reaction is called केमिकल इक्वेशन। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि मैं एक स्टेटमेंट भी लिखूंगी जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि हमारे पास केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन बोथ आर द वन एंड द सेम थिंग, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ देखो, और यानी या बेसिकली तो केमिकल चेंज और रिएक्शन एक ही बात है। सो सिंबॉलिकली जब हम किसी केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एग्जैक्टली अ केमिकल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो देखो केमिकल इक्वेशन जो है वो हमारे पास एक तरीके से केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबॉलिक तरीका है। जैसे हमारे पास रोस्टिंग ऑफ आयरन, बार बार रिपीट करें, रोस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन है। फिर जो हमने उसकी इक्वेशन लिखी थी दैट इज अ केमिकल इक्वेशन। ओके, अब जो है वो हमारे पास केमिकल इक्वेशन बेसिकली दो तरीके की हो सकती है। देखो स्टूडेंट्स, अब मैं कुछ ऐसा लिखूंगी जिससे आपको कंफ्यूजन हो सकती है थोड़ी सी, बट ध्यान रखना, आई विल टेल यू कि केमिकल इक्वेशन बेसिकली मैं यहाँ जो है वो इक्वेशन लिख रही हूँ कि हमारे पास इक्वेशन जो है वो हमारे पास दो तरीके की, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम इक्वेशन लिखते हैं दैट इज अ वर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इज वर्ड इक्वेशन एंड द सेकंड वन इज केमिकल इक्वेशन। देखो स्टूडेंट्स, अब आप कहोगे कि हमारे पास यहाँ भी केमिकल इक्वेशन, यहाँ भी केमिकल इक्वेशन, आपने यहाँ इक्वेशन लिखा। तो देखो मैंने कहा ना, केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन एक ही बात है, उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट जब हम करते हैं दैट इज अ केमिकल इक्वेशन। इट्स ट्रू, ये बिल्कुल सही है। अगर आपको कोई केमिकल इक्वेशन बोलता है तो ये सही है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि हमारे पास वर्ड इक्वेशन नाम की भी कोई चीज होती है, कि जब हम जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन में, रस्टिंग ऑफ आयरन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं ना। अब देखो रस्टिंग ऑफ आयरन को हम एक ऐसा तरीका है कि हम लिखे Fe प्लस H2O टू फॉर्म Fe2O3 XH2। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको लिखूं आयरन प्लस मॉइस्चर लिखे और हम लिखे वाटर टू हाइड्रेटेड। मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि हाइड्रेटेड क्यों बोला है, हाइड्रेटेड, दिस इज फेरिक ऑक्साइड। तो देखो स्टूडेंट्स, रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है, केमिकल इक्वेशन, केमिकल चेंज है या फिर केमिकल रिएक्शन है, एक ही बात है। उस रिएक्शन यानी उस केमिकल चेंज या उस केमिकल रिएक्शन को ये दोनों इक्वेशंस जो है वो हमारे पास सेटिस्फाई कर रही है। ये भी बात सेम है, बस हमने यहाँ नाम लिख दिया तो ये भी हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी इस केमिकल चेंज या इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने दोनों जो ये लिखी है ना, दैट आर इक्वेशंस, वो दोनों ही हमारे पास जो है इस केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन को जो है रिप्रेजेंट कर रही है। बस फर्क इतना है कि हमने जो है वो यहाँ इन कंपाउंड्स के नाम लिखे हैं, आयरन प्लस मॉइस्चर और वाटर टू फॉर्म हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। यहाँ जो है वो हमने इनका फॉर्मूला लिखा, आयरन को Fe से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाटर को H2O से, और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक Fe+3 में है और ऑक्साइड, ठीक है। तो केमिकल चेंज या केमिकल चेंज कह लो या केमिकल रिएक्शन कह लो, उसको ये दोनों ही रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, ये जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज करते हुए कर रही है, ये हमारे पास वर्ड्स को यानी उनके प्रॉपर नाम यूज करते हुए कर रही है।
तो इसलिए मैंने लिखा है। इन दोनों को आप केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं, लेकिन मेजरली जो केमिकल इक्वेशन टर्म यूज किया जाता है दैट इज फॉर दिस। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग इट कि ये क्या है, ये केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है, दोनों ही बातें इसके लिए जो हमारे पास सही है। ना तो इसको मींस केमिकल चेंज भी इसे कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन भी इसे कह सकते हैं, ये दोनों हमारे पास केमिकल इक्वेशन है। लेकिन मेन जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन टर्म जो है रेफर किया जाता है वो इसके लिए किया जाता है क्योंकि यहाँ हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहे हैं। ये जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है इसमें हम उनके मॉलिक्यूलर नेम लिख रहे हैं, यानी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से जो हम नेम बनाते हैं ना वो लिख रहे हैं। तो इसे केमिकल इक्वेशन की बजाय जो हम इसे वर्ड इक्वेशन कह देते हैं। ओके, सो वर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन या एक ऐसी केमिकल इक्वेशन, देखो इसको डिस्क्राइब करने का तरीका जो है वो आप समझिए कि अ केमिकल इक्वेशन मैं इसको इरेज कर दे या फिर देखो चलो रहने दो। अ केमिकल इक्वेशन इन विच, इसे मैं नीचे लिख देती हूँ फिर। अ केमिकल इक्वेशन इन विच नेम्स देखो स्टूडेंट्स, वर्ड इक्वेशन क्या है, वर्ड इक्वेशन एक ऐसी, इसे यहाँ देखो केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं दैट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के दो टाइप्स हैं। मैं फिर से यहाँ, अब आप समझे ना कि मैंने ऐसा जो है वो क्यों लिखा, पहले इक्वेशन क्यों लिखा था, वो आप जस्ट समझाने के लिए। दिस इज एक्जैक्टली एक्चुअल, यानी केमिकल इक्वेशन जो हम प्रॉपर कहते हैं, केमिकल इक्वेशन टर्म ये दोनों ही हमारे पास जो है वो इसको रिप्रेजेंट करें तो इन दोनों केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन है वो बेसिकली तब हमारे पास यूज की जाती है जब हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहे हो। ओके, सो वर्ड इक्वेशन क्या है, वर्ड इक्वेशन एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर आपको जो है वो कंफर्टेबिलिटी नहीं हो रही है तो आप एक केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन की जगह इक्वेशन भी लिख सकते हैं, केमिकल टर्म जो है वो हटा भी सकते हैं। ओके, सो इक्वेशन एन इक्वेशन इन विच नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन। तो ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट है, उनके नाम हमने लिखे, आयरन, वाटर, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो जब हम नाम लिखते हैं ना तो वर्ड इक्वेशन हो जाती है। ओके, और केमिकल इक्वेशन क्या है, एन इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग केमिकल चेंज। आप अगर प्रॉपर लिखना चाहें एन इक्वेशन नहीं तो एन इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन इन विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर और केमिकल फॉर्मूला एक ही बात है, और एन इक्वेशन इन विच मॉलिक्यूलर और केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओके। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूलर या केमिकल फॉर्मूला को लिखते हैं। ओके, सो क्या है केमिकल इक्वेशन और इट्स टाइप्स जो हम पढ़ रहे हैं। तो देखो केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज एक ही बात है। तो जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हमने जो है यहाँ एग्जांपल लिया, तो किसी भी केमिकल चेंज या किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसके मॉलिक्यूलर नेम से भी हो सकता है, नेम से भी हो सकता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से भी हो सकता है। तो बेसिकली है कि केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है दैट इज एक्जैक्टली केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन के दो टाइप्स हैं, फर्स्ट इज द वर्ड इक्वेशन एंड देन इज द केमिकल इक्वेशन प्रॉपर। ओके, सो ये क्या है कि हमने जो रस्टिंग ऑफ आयरन जो एक केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है, उसको दो तरीके से लिखा, ये भी उसको रिप्रेजेंट करिए, ये भी उसको रिप्रेजेंट करिए। लेकिन यहाँ जो है हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के स्पेसिफिक नेम लिखे हैं, यानी नाम के थ्रू लिखा है, तो ये जो है वो हमारे पास वर्ड इक्वेशन है, दिस इज वर्ड इक्वेशन। लेकिन यहाँ जो है हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे हैं, सो दिस इज एक्जैक्टली केमिकल इक्वेशन प्रॉपर। सो केमिकल इक्वेशन में हालांकि हम इन दोनों कह सकते हैं, लेकिन मेजरली जो टर्म यूज किया जाता है दैट इज फॉर दिस, ये टर्म जो है मेजरली इसके लिए जो है वो यूज किया जाता है। सो प्लीज नोट इट डाउन और ध्यान रखिएगा, दिस इज द वर्ड इक्वेशन एंड दिस इज द केमिकल इक्वेशन। ओके,
देखो स्टूडेंट्स, अब कभी भी आप लिखो तो जब तक आपको स्पेसिफाई ना किया जाए कि आपको एक वर्ड इक्वेशन ही लिखनी है, तब तक आप ये इक्वेशन का मत यूज कीजिएगा। अगर स्पेसिफाई किया गया है कि रस्टिंग ऑफ आयरन की वर्ड इक्वेशन लिखिए, तभी आप इसे लिखिएगा। अदरवाइज जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप जो है वो हमेशा केमिकल इक्वेशन का जो है वो यूज करेंगे, क्योंकि केमिकल इक्वेशन जो होती है ना, केमिकल इक्वेशन फॉर्मूले वाली जो है, मॉलिक्यूलर या केमिकल फॉर्मूले वाली, वो सबसे कंसाइज फॉर्म है, सबसे शॉर्टर रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, किसी भी केमिकल चेंज के लिए। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग। वैसे तो ये जो मैं अब पढ़ाने जा रही हूँ वो इतना शायद आपको पता होगा, लेकिन जस्ट वी आर कंसिडरिंग द होल चैप्टर इन डिटेल, सो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हम जो है वो पढ़ने वाले हैं नोटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन कह लो बेसिकली। सो केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन यही बात है, और केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन होता है दैट इज अ केमिकल इक्वेशन, जो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। अब देखो जो केमिकल इक्वेशन का नोटेशन है, तो देखो ये हमारे पास एरो हम ड्रॉ करते हैं जो अभी तक मैंने किया है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट, दिस इज टेल ऑफ एरो एंड दिस इज हेड ऑफ एरो। कई बार अगर हमसे नोटेशन पूछी जाती है तो आप स्टेप वाइज लिख सकते हैं। पहले में आप लिख सकते हैं कि रिएक्टेंट्स आर रिटन, अगर आता है अगर कि हमारे पास नोटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, या फिर एक तरीके से अगर उसमें आता है कि ये क्या नोटेशन, या क्या ये नोटेशन किसी केमिकल रिएक्शन के लिए सही है या नहीं। अगर अभी मैं लिखूंगी रिएक्टेंट्स आर रिटन टुवर्ड्स द टेल ऑफ एरो एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द हेड ऑफ एरो, अगर हमारे पास कन्वर्ट करके आ जाता है कि रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन हेड ऑफ एरो एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन टेल ऑफ एरो, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं लिख रही हूँ कि रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन टेल साइड ऑफ एरो and products are written on कहने का मतलब यहाँ हमारे पास जो कंपाउंड्स लिखे होंगे उन्हें हम क्या रेफर करेंगे, यानी इधर जो हमारे पास कंपाउंड्स लिखे होंगे दैट विल बी द रिएक्टेंट, और इधर जो कंपाउंड लिखे होंगे दैट विल बी द प्रोडक्ट। ओके, अब देखो रिएक्टेंट से क्या बनता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है ना, रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। सो ये जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, इसका मतलब हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन किस साइड में रन हो रही है, यानी द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन is from tail of arrow to head of arrow, reactant to product. So second one is direction of chemical reaction, कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज फ्रॉम टेल ऑफ एरो टू हेड ऑफ एरो, यानी टेल ऑफ, ऐसे मैंने क्यों कहा, क्योंकि टेल की तरफ क्या है रिएक्टेंट है और हेड की तरफ क्या है प्रोडक्ट है। ओके, सो ये जो है वो हमारे पास हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स एक बात और है कि जो हमारे पास अगर हमारे पास इधर एक से ज्यादा कंपाउंड है, जैसे हमारे पास जो है वो यहाँ मैं या ऊपर ही लिख देती हूँ, आपने नोट कर ही लिया होगा, उसके बाद मैं आपको एक अच्छा सा पॉइंट बताऊंगी जो इस चैप्टर में जो है वो कमी लोग कराते हैं कि इस चैप्टर में जो है वो आपको बता दें कि हाँ ऐसा कुछ होता है। ओके, सो मैं एक चीज और बता रही हूँ कि एम, जैसे हमारे पास MgO है, सॉरी हाँ वो ब्रेक डाउन भी हो सकता या फिर ऐसे ही कर लो, MgO, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, या फिर हम इसका जो है वो एक और लिख लेते हैं, एक और लिख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक रिएक्शन, सबसे पहले इसको स्टडी करते हैं। देखो यहाँ रिएक्टेंट साइड क्या है, यहाँ रिएक्टेंट साइड Mg भी और O2 भी है, यानी रिएक्टेंट साइड हमारे पास एक से ज्यादा कंपाउंड्स है, और यहाँ क्या है हमारे पास प्रोडक्ट साइड एक से ज्यादा कंपाउंड्स है।
यहाँ क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट साइड एक से ज्यादा कंपाउंड है, यहाँ प्रोडक्ट साइड एक से ज्यादा कंपाउंड है, यहाँ प्रोडक्ट में एक ही कंपाउंड है, यहाँ रिएक्टेंट में एक ही कंपाउंड है। ओके, सो जब हमारे पास किसी भी साइड, आइदर इट इज रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, चाहे हमारे पास वो रिएक्टेंट वाली साइड हो यानी टेल वाली साइड हो या फिर प्रोडक्ट वाली साइड हो, कहने का मतलब एरो हेड वाली साइड हो यानी हेड ऑफ द एरो वाली साइड हो, कहीं भी अगर हमारे पास एक से ज्यादा कंपाउंड है, कहीं भी अगर हमारे पास एक से ज्यादा कंपाउंड है, तो एक से ज्यादा कंपाउंड को हम ऐसे नहीं लिख सकते CaO CO2, हमें जो है वो उसके बीच में प्लस जो है वो ऐड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। जैसे हम जो है वो इसे ऐसे लिख सकते MgO2 टू फॉर्म MgO, नहीं, हमें जो है वो एक तरीके से अगर एक से ज्यादा कंपाउंड्स हैं, आइदर इट इज द रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, हमें जो है वो एक से ज्यादा कंपाउंड्स अगर है तो हमें जो है वो प्लस लगाना ही पड़ेगा। ओके, और ध्यान रखना कभी ऐसा नहीं होता कि हमारे पास किसी केमिकल इक्वेशन में माइनस, तो केमिकल इक्वेशन में सिर्फ प्लस का यूज होता है, माइनस का नहीं। कि अगर आप ऐसे लिखना चाहें कि मजे मजे में हम ऐसे लिख देते हैं कि O2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, डेफिनेटली दिस विल बी रॉन्ग। ऐसा जो है वो आप नहीं लिख सकते कि आप हमारे पास इस रिएक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करें Mg प्लस O2 माइनस O2 टू फॉर्म MgO, डेफिनेटली ये जो है हमारे पास गलत होगी, ये सही होगी। ओके, या आप ऐसा लिखें कि हमारे पास माइनस CO2 प्लस CO2 प्लस माइनस कैंसिल और एक मॉलिक्यूल तो बन ही रहा है, ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखना केमिकल इक्वेशन में जब भी यूज होगा प्लस का यूज होगा, माइनस का यूज होगा। माइनस तो कब होता है ना, जब कैंसिल करना हो यानी जब वो रिमूव करना, तो हम लिखेंगे ही नहीं उसे, यानी माइनस कब होगा, जब हमारे पास जो है वो हमें कैंसिल करना हो। जैसे हमारे पास प्लस, जैसे हम कहें माइनस O2 प्लस O2, ठीक है, हमें O2 लिखनी ही नहीं है भाई, ऐसे रिमूव कर दो, सिंपल। ओके, so this is exactly notation of chemical reaction, the reactants are written, एक बार और मैं लिख देती हूँ एक बार और कि प्लस यानी दिस प्लस इज written in between compounds if compounds are either देखो मैंने साफ साफ लिखा है कि हमारे पास प्लस जो है वो लिखा जाता है कंपाउंड्स के बीच में जब हमारे पास एक से ज्यादा कंपाउंड्स हो। अब ऐसा नहीं सिर्फ रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी हो सकता है वो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द नोटेशन। एक बात आप और लिख, जैसे मैंने टेल साइड लिखी, तो टेल साइड डेफिनेटली कैसे होगी, टेल साइड लेफ्ट हैंड साइड होगी, तो ऐसे भी लिख सकते कि रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन टेल साइड ऑफ एरो, टेल साइड ऑफ एरो LHS in the left hand side and product sides are written on head side, that is exactly RHS. ओके, सो स्टूडेंट्स इसे नोट डाउन करो। फिर मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ जो मोस्टली लोग जो है वो इस टॉपिक में जब ये चैप्टर चल रहा होता है तब नहीं बताते, वो आप क्लास 11th में पढ़ते हैं, बट मैं आपको ये बता देती हूँ, सो प्लीज फोकस। देखो स्टूडेंट्स, रोटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन में मैं आपको एक बात बताने वाली थी कि जैसे इरिवर्सिबल रिएक्शन है, जैसे कि हमारे पास क्या थी Mg प्लस O2 टू फॉर्म MgO। देखो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, सो ये एक ही एरो है ना, एक ही एरो। क्यों? क्योंकि एक ही एरो है, इसका मतलब सिर्फ ऐसे वाला है, ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। सोचो, सो अगर आपका आंसर इरिवर्सिबल है तो डेफिनेटली यू आर राइट। ये जो है वो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन ही है क्योंकि ये वाला एरो लगा हुआ है। अगर ये वाला लगा होता तो डेफिनेटली हमारे पास ये क्या होती, रिवर्सिबल रिएक्शन होती। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं जाएगा, ये बात सही है। उसके बाद मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था ना, ये कैसी रिएक्शन है, सोचो। सो डेफिनेटली इट्स सिंपल, ये एरो है, सो डेफिनेटली इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें मैंने कहा था ना ये दो है। अब मैंने कहा था कि जिस साइड टेल होगी वो रिएक्टेंट होगा, जिस साइड हेड होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस साइड भी टेल है, इस साइड भी टेल है, इस साइड भी हेड है, इस साइड भी हेड है, तो क्या होगा।
देखो मैंने कहा ना रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट तो जाए लेकिन प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट भी आ जाए। ओके, सो यहाँ क्या है कि N2 + 3H2 ये इसे कहते हैं हम फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी आगे जा रही है। आगे का मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रही है, और इसे कहते हैं हम बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट आ रही है। सो जब हमारे पास ये जो है वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। ओके, और ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और ये प्रोडक्ट है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। फिर जब हम बैकवर्ड की बात करते हैं तो बैकवर्ड के लिए ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। देखो जब हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन थी, जब हमारे पास क्या थी, इरिवर्सिबल रिएक्शन थी, तो इधर हेड इधर टेल, सिंपल, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट। अब इसमें कैसे पता करें कि कौन सा रिएक्टेंट है कौन सा प्रोडक्ट है, क्योंकि इधर भी टेल है, इधर भी टेल है, इधर भी हेड है, इधर भी हेड है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, यानी फॉरवर्ड भी जाएगी, यानी ऐसे भी जाएगी और ऐसे भी, यानी फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों। तो यहाँ अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कौन सा रिएक्टेंट है कौन सा प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली ये पूछा जाएगा कि हमें बताओ कि रिएक्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है, रिएक्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कौन सा है, प्रोडक्ट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है, या प्रोडक्ट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कौन सा है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये एरो जो ऊपर है वो हमारे पास इंडिकेट कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन को। दिस इज एग्जैक्टली फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये जो है वो हमारे पास क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है। सो देखो मैं कैसे लिख रही हूँ, ऐसे लिख लेती हूँ, ऐसे लिख लेती हूँ बाय, चलो देखो, तो जब भी आपसे रिवर्सिबल रिएक्शन में जब भी आपसे पूछा जाएगा कि हमें बताओ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन सा है, तो ऐसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि हमारे पास इस रिएक्शन का रिएक्टेंट बताइए, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताइए। अगर फिर भी पूछा जाता है तो बाय डिफॉल्ट आप ये आंसर करिएगा। लेकिन अगर आपको स्पेसिफाई करके बोला है कि हमें बैकवर्ड, तो अगर मैं पूछूं रिएक्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और प्रोडक्ट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो आपको बताना, फिर से रिएक्टेंट ऑफ तो देखो स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है हमारे पास ये है, फॉरवर्ड ये रिवर्सिबल है, फॉरवर्ड साइड इसकी है, इसका रिएक्टेंट देखो, इसकी टेल कहाँ है ये और इसका हेड क्या है ये। तो एक तरीके से फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा, N2 और H2, N2 और H2। और फॉरवर्ड रिएक्शन का हेड किस तरफ है, इस तरफ। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का प्रोडक्ट और हेड की तरफ क्या होता है, प्रोडक्ट। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, NH3। उसके बाद देखो बैकवर्ड रिएक्शन ही है, बैकवर्ड रिएक्शन की टेल किस तरफ है, इस तरफ, और बैकवर्ड रिएक्शन का हेड किस तरफ है, इस तरफ। तो बैकवर्ड रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट टेल वाली साइड होता है ना, तो इट इज NH3। और बैकवर्ड रिएक्शन का प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट का मतलब हेड साइड, हेड साइड का मतलब ये। आई होप यू ऑल आर विद क्लियर विद। ये देखो मैंने ये बताया। तो अगर स्पेसिफाई इसके लिए रिएक्टेंट पूछ जाए, ये प्रोडक्ट पूछा जाए, ये अगर हमसे पूछा जाए कोई रिवर्सिबल रिएक्शन देके पूछा जाए, रिएक्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो ये आंसर्स जो है वो आएंगे। हमें फॉरवर्ड रिएक्शन ये होता है, यानी ये वाला पोर्शन, और बैकवर्ड रिएक्शन ये होता है। लेकिन कई बार जो है वो हमारे पास ये भी, आई अग्री कि हमारे पास ये भी आ सकता है सिंपली, यानी कुछ ना लिखा हो, फॉरवर्ड ना लिखा हो, बैकवर्ड ना लिखा हो, सिंपली लिखा हो रिएक्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। यानी हमें ये रिएक्शन गिवन होगी और पूछा होगा कि इस रिएक्शन का रिएक्टेंट बताओ, और हमें जो है इस रिएक्शन का क्या बताओ। तो अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड जो है वो कुछ ना लिखा हो तो आप सिंपली लेफ्ट हैंड साइड वाले को, इसलिए मैंने वहां लेफ्ट हैंड साइड लिखा, तो आप सिंपली लेफ्ट हैंड साइड वाले को जो है, अगर कुछ ना लिखा हो, अगर डेफिनेटली फॉरवर्ड बैकवर्ड लिखा है तो मस्ट है आपका आंसर यही जाएगा। लेकिन अगर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कुछ नहीं लिखा, ना फॉरवर्ड लिखा है ना बैकवर्ड लिखा है, तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड वाले को अगर दिस रिएक्शन लिखा, ना फॉरवर्ड लिखा ना बैकवर्ड लिखा, फिर जो है वो आप LHS RHS से सॉल्व करेंगे। LHS वाला रिएक्टेंट होगा और RHS वाला प्रोडक्ट होगा। तो रिएक्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन लिखा है, रिवर्सिबल रिएक्शन देखिए दिस रिएक्शन लिखा गया, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला यानी ये वाला क्या होगा, हमारे पास रिएक्टेंट होगा,
और राइट हैंड साइड वाला ये वाला जो होगा वो हमारे पास प्रोडक्ट होगा। आई होप यू आर। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के लिए तो सही है। रिवर्सिबल जब गिवन है तो फॉरवर्ड बैकवर्ड अगर गिवन है तो ये एरो हमें कंसीडर करने हैं हाफ हेड वाले बेसिकली। अगर कुछ नहीं गिवन, सिंपली पूछा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बताओ, तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब जो है वो एक छोटी सी बात और है कि हम एक केमिकल रिएक्शन को कैसे, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। लिखना तो हमने पढ़ लिया बेसिकली उसके टाइप्स, ठीक है। सो दो यही रेज कर देते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, केमिकल इक्वेशन के हमने टाइप्स पढ़े ना, केमिकल इक्वेशन के हमने जो है वो टाइप्स पढ़े। वर्ड इक्वेशन यानी जिसमें हम उनका केमिकल नेम लिखते हैं, मैंने नेम लिखते हैं उन कंपाउंड्स का। और एक है हमारे पास केमिकल इक्वेशन जो हमारे पास प्रॉपर वाली है। एक जो है वो हमारे पास हो सकती है केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड। अब हमने जो है वो ये पढ़ी वर्ड और केमिकल इक्वेशन प्रॉपर। यहाँ जो है वो हम क्या यूज कर रहे थे, उनके मॉलिक्यूलर नेम यूज कर रहे थे, यानी नेम यूज कर रहे थे। यहाँ हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला जो है वो यूज कर रहे थे। अब इसका बेसिस क्या है, सॉरी देखो इसका बेसिस तो है हमारे पास कि क्या यूज कर रहे हैं, नेम यूज कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका बेसिस क्या है, तो इसका बेसिस जो है वो मैं लिख रही हूँ यहाँ। इसका बेसिस जो है वो ये है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम और नो। कहने का मतलब रिएक्टेंट साइड टोटल मास जो है, और मास जो है वो डेफिनेटली हम कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास से जितने एटम्स दिए हो उसके एक एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके। ओके अभी मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे दूंगी। तो बेसिस क्या है, केमिकल रिएक्शन बैलेंस और अनबैलेंस कैसे हो सकती है। अगर हमारे पास टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है, यानी सेम है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है या नहीं, वो बेसिस है। ओके या फिर हम एक तरीके से इसी का दूसरा फॉर्मेट है, इसी का दूसरा फॉर्मेट है, ठीक है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम और नॉट, या नंबर ऑफ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ ये क्लासिफिकेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। केमिकल इक्वेशन बैलेंस भी हो सकती है और अनबैलेंस भी हो सकती है। बेसिकली इसे क्लासिफिकेशन है। इसका बेसिस क्या है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम और नॉट। इसी का दूसरा फॉर्मेट है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सेम और नॉट। देखो अगर हमारे पास टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, अगर हमारे पास डेफिनेटली कैसे जाता है वो, इधर रिएक्टेंट होते हैं, इधर हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं। तो अगर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है तो हमारे पास वो कैसी होगी, अगर सेम, यहां नॉट सेम। तो देखो अगर रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होगा तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। अगर बराबर नहीं होगा तो वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। एक और तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का कि अगर हर एलिमेंट के ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड थे अगर उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड होंगे तो डेफिनेटली वो एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगी। और अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट की, जैसे ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, अगर हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम जितने रिएक्टेंट साइड थे, मैं टोटल एटम्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे नहीं, देखो मैंने ऐसे नहीं लिखा टोटल या नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड से, मैंने लिखा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। तो अगर रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम है तो वो बैलेंस्ड होगी, अदरवाइज अनबैलेंस्ड होगी। अगर हमारे पास हर एलिमेंट के जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड थे उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड रहते हैं तब वो बैलेंस्ड होगी, अदरवाइज वो अनबैलेंस्ड होगी। देखो मैं इसको जो है वो आपको एक एग्जांपल से जो है वो समझाती हूँ। देखो एग्जांपल है हमारे पास Mg + O2
देखो मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास वर्ड के लिए तभी, वर्ड इक्वेशन के लिए तभी प्रेफर करना जब आपको स्पेसिफिकली बोला जाए, अदरवाइज केमिकल इक्वेशन जो प्रॉपर थी जिसमें हम केमिकल फॉर्मूला जो हम रिप्रेजेंट कर रहे थे वो हमें लिखने थे, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब देखो स्टूडेंट्स, जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट की बात की गई है ना, वो जो है वो विद ऐसा नहीं कि हमें गिवन मास होगा कि 24 ग्राम ये कि 10 ग्राम ये, 10 ग्राम ये और 20 ग्राम ये होना चाहिए, ऐसा नहीं। जो इनके एक्चुअल में आ रहे हैं, जैसे हमारे पास मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 24। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, तो 2 का कितना हो जाएगा, 32। अगर मैं इधर कहूँ तो मैग्नीशियम का कितना, 24, और ऑक्सीजन का 16, 24, एक ऑक्सीजन है ना 16, यहाँ 2 ऑक्सीजन थी इसलिए 40। इधर कितना हो रहा है टोटल, 24 प्लस 32, 56। तो इधर 56 है, इधर हमारे पास 40 है, तो क्या ये इक्वल है, डेफिनेटली इक्वल नहीं है। तो इसलिए जो है वो हमारे पास ये क्या होगी, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो मैंने कहा कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट की बैलेंस केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड अगर हमें बतानी है तो हमें जो है सबसे पहला तरीका टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट चेक करो। मैंने टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट निकाला, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट निकाला। ध्यान रखना ये टोटल मास जो है वो ऐसा नहीं है कि हमें दिया होगा कि 10 ग्राम मैग्नीशियम है, 10 ग्राम, हमें जो है निकालना है बेसिकली जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट होता है एटॉमिक मासेस का सम बेसिकली टोटल मास हम जो है यहाँ रेफर कर रहे हैं। ओके, सो मैग्नीशियम का 24 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, एटॉमिक मास 2 का 32 होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट 56, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट 40, दे आर अनइक्वल, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट, दिस इज द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब दूसरा जो तरीका मैंने बताया था कि हमें जो है वो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, तो यहाँ मैग्नीशियम के कितने, देखो यहाँ मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं, यानी रिएक्टेंट साइड पे मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं, 1, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2, प्रोडक्ट साइड पे मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं, मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं, 1, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 1, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, मैं जो है वो यहाँ टोटल एलिमेंट, जैसे यहाँ हमारे पास 3 है, अगर यहाँ 3 होते, मैं जो है वो बेसिकली जैसे मैंने टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल की बात की थी, तो मैंने गिवन मास की बात नहीं की थी, मैंने बात की थी इनके एटॉमिक मासेस। जैसे हमारे पास इसके एटॉमिक मास 16, गिवन मासेस को लेके नहीं, जैसे मैं कहूँ 10 और ये 20 होगा, ऐसी बात नहीं की थी मैंने कि गिवन होगा। मैंने एटॉमिक मास से रिलेटेड बात की थी कि अगर हमारे पास टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं है तो वो हमारे पास क्या होगी, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। और कौन से मासेस हमें लेने हैं, उनके एटॉमिक मासेस बेसिकली हमें लेने हैं। ओके, और दूसरा तरीका क्या था, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो यहाँ देखो मैग्नीशियम का 1 है, ऑक्सीजन के 2 है, यहाँ मैग्नीशियम का 1 है लेकिन ऑक्सीजन का 1 है, तो मैग्नीशियम की तो बराबर होगी लेकिन ऑक्सीजन का नहीं हुआ, यानी कि ऑक्सीजन के एटम्स नहीं है, तो वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट अगर इक्वल होगी दोनों साइड तो हमारे पास क्या होगी, वो बैलेंस्ड होगी। और अगर हमारे पास वो जो है वो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हर एलिमेंट, यानी हर एलिमेंट के हमारे पास हर एलिमेंट ईच एलिमेंट टोटल एटम्स नहीं, टोटल एटम्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नहीं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, तो यहाँ 1 है यहाँ 1 है लेकिन इसका बराबर नहीं हुआ ना, तो ऑक्सीजन का बराबर नहीं हो, तो ये क्या होगी, अनबैलेंस्ड होगी। अब मैं इसी की बैलेंस फॉर्म लिखती हूँ। बैलेंसिंग जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, इसकी बैलेंसिंग जैसे मुझे आती है फिर आप सीखना। ये जो है वो मैंने क्या कर दी, बैलेंस कर दी। ये मुझे पता है कि ये बैलेंस है, अब आप कैसे इसे प्रूव करेंगे, मैं कैसे समझाऊँ कि हमारे पास ये जो है वो हमारे पास जो है वो क्या है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो देखो मुझे क्या करना है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बराबर करना है। टोटल मास यहाँ गिवन मास नहीं है, जो हम निकालेंगे एटॉमिक मास से वो मास है। या फिर मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि हर एलिमेंट के जो एटम्स हो वो क्या हो, बराबर हो, रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी। ओके, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट, यहाँ जो है वो हमारे पास एक मैग्नीशियम का मास कितना होता है, 24 एटॉमिक मास बेसिकली, तो 2 का कितना होगा, 48, इधर कितना होगा, 32, ठीक है, ऑक्सीजन का ना, तो ये कितना होगा, 80 होगा, हाँ। इधर एक मैग्नीशियम का कितना है, 24, तो देखो 1 2 यहाँ 2, तो हमारे पास इसका क्या होगा, 48 इस पूरे, यानी देखो अगर आपको ऐसा नहीं हो रहा कि हमारे पास ये दो तो एमजीओ का तो मास आप निकाल सकते हो ना। एमजीओ का मास क्या होगा, एमजी का मास प्लस ऑक्सीजन का मास,
Mg का मास 24 होता है, ऑक्सीजन का हमारे पास 16 होता है, तो ये हमारे पास 40 हो गया। 40 हो गया तो 2 MgO के मॉलिक्यूल्स है ना, तो टोटल हमारे पास कैसा होगा 80 होगा। कहने का मतलब यहाँ अब जाके जो है वो हमारे पास टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बराबर आए। इसका मतलब ये कैसे इक्वेशन है, इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप यू ऑल आर गेटिंग क्लियर विद इट। ओके, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, बराबर होगा। अब एक और जो नंबर ऑफ एटम्स वाला था, तो यहाँ रिएक्टेंट साइड तो देखो मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं, 2। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। इधर जो है वो हमारे पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के देखो, मैग्नीशियम के देखो, मैग्नीशियम हमारे पास एक मॉलिक्यूल में एक मैग्नीशियम है, तो 2 मॉलिक्यूल में 2 होंगे। एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन, तो 2 में हमारे पास 2 होंगे। देखो स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये चेक करो कि यहाँ 4 एटम्स हैं और यहाँ 4 एटम्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं हर एलिमेंट की रिस्पेक्ट कर रही हूँ। तो मैंने कहा था कि केमिकल इक्वेशन 2 तरीके की है, फर्स्ट इज द बैलेंस्ड एंड सेकंड वन इज अनबैलेंस्ड। 2 तरीके से हम इसे चेक कर सकते हैं। अगर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों इक्वल है एल्जेब्रिकली, यानी अगर उनकी वैल्यू सेम आ रही है तो वो बैलेंस्ड होगी, अगर वो सेम नहीं आ रही तो वो अनबैलेंस्ड होगी। ध्यान रखने वाली बात ये है कि मैंने यहाँ मास गिवन मास, यानी आपको गिवन है रिएक्शन में कि 10 ग्राम इसका इतना, 10 ग्राम मैग्नीशियम है, 10 ग्राम O2 है, व्हाट विल इट फॉर्म। मैंने गिवन मास की बात नहीं की, जो हम एटॉमिक मास जो हम निकालते हैं, जैसे O2 का मोलिकुलर मास हो गया, ऑक्सीजन का 32, ठीक है, ऑक्सीजन का हो गया 16, उस मास की बात करें। एटॉमिक मासेस का सम जो है वो बेसिकली हमें यहाँ करना है। अगर वो आ रहा है टोटल मास, यानी मास का रेफरेंस यहाँ एटॉमिक मासेस से था, नॉट टू गिवन मास। ओके, दूसरा जो मैंने तरीका बताया दैट वाज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बाद में हमारे पास रिजल्ट ये आएगा कि हमारे पास टोटल एटम्स रिएक्टेंट साइड और टोटल एटम्स प्रोडक्ट साइड सेम हो जाएंगे, लेकिन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, उसके लिए हमें ये चेक नहीं करना है कि टोटल एटम्स हमारे पास, कि टोटल एटम्स रिएक्टेंट में चेक करो कि हमारे पास 5 आ रहे, 4 आ रहे हैं, और टोटल एटम्स हम जो है वो चेक करें प्रोडक्ट में कि हमारे पास 4 है तो बैलेंस होगी। रिजल्ट ये आएगा, यानी जब हमारे पास वो रिएक्शन बैलेंस आएगी, रिजल्ट ये आएगा कि हमारे पास टोटल एटम जो हमारे पास रिएक्टेंट में होंगे वही हमारे पास टोटल एलिमेंट्स प्रोडक्ट में होंगे। लेकिन चेक करते टाइम वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट, हमें जो है वो हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स चेक करने हैं। जैसे यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन के 2 है, यहाँ मैग्नीशियम के 2 है, यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन के 2 है। अगर बाई चांस देखो मैंने यहाँ 4 लिखे, अगर मैं यहाँ 3 कर दूं और यहाँ 1 कर दूं, अगर आप वो स्टेटमेंट पकड़ के चलते हो कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड और टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड हमारे पास जो है वो इक्वल होनी चाहिए, तो ये हमारे पास बैलेंस होनी चाहिए थी, ये हमारे पास बैलेंस होनी चाहिए थी, यानी इस तरीके से जब हम चलते। लेकिन हमारे पास अगर ये कंडीशन है ना कि मैग्नीशियम का 1 और इधर 2 और इधर 3, तो ये अनबैलेंस्ड होती, ठीक है। लेकिन सिंस हमारे पास ये 2 है, सिंस हमारे पास, वो मैंने आपको बताया है कि ऐसा मत कंसीडर करना कि रिएक्टेंट साइड टोटल एटम्स आप देख लो और प्रोडक्ट साइड टोटल एटम्स अगर बराबर, हर एलिमेंट के एटम्स जो है हमें देखने, जैसे यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, हर एलिमेंट के ऑक्सीजन के यहाँ 2 थे तो ऑक्सीजन के यहाँ भी 2 है, मैग्नीशियम के यहाँ 2 थे तो मैग्नीशियम के यहाँ भी 2 है, इसलिए बैलेंस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट जो है वो हमें देखना है। ओके सो ओके, एक बात और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये आ सकता है कि केमिकल इक्वेशन मैंने कहा बैलेंस्ड होती है और अनबैलेंस्ड होती है। अब मैं आपको जो है वो एक चीज बताऊंगी जो आपको लगेगा कि ये एक्स्ट्रा है, डेफिनेटली आपको लगेगा अगर आपने नहीं पढ़ रखी होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है और मैं आपको पेज नंबर भी बता देती हूँ। ये जो है वो हमारे पास पेज नंबर 3 जो है वो हमारे पास 10th क्लास 10 पहले चैप्टर में बेसिकली 1.1.1 राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन में साफ लिखी हुई है कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, जैसे ये केमिकल इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड का ही हमारे पास जो है वो दूसरा नाम है, अनदर नेम, इसी का हमारे पास दूसरा नाम है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसी का जो है वो हमारे पास दूसरा नाम है दैट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन।
ध्यान रखना, केमिकल इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। ऐसा भी लिखा जा सकता है केमिकल इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड और स्केलेटल, क्योंकि अनबैलेंस्ड का ही दूसरा नाम है स्केलेटल। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कोई अलग चीज नहीं है कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूं कि हाँ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का मतलब है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बेसिकली एक दूसरे के सिनोनिम है, ऐसे समझ लो। अनबैलेंस्ड का ही दूसरा नाम स्केलेटल है, स्केलेटल का ही दूसरा नाम अनबैलेंस्ड है। कुछ अगर हमसे कुछ गिवन हो ना, जैसे मैंने ये लिखा था, अगर मैं पूछूं क्या ये बैलेंस्ड है, डेफिनेटली योर आंसर विल बी क्योंकि इसकी बैलेंस फॉर्म तो ये है। क्या ये अनबैलेंस्ड है, क्या ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, डेफिनेटली यस इट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, तो डेफिनेटली इट्स ट्रू, ये एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हमारे पास रेफर करते हैं कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दोनों एक ही बात है, स्केलेटल बोलो या अनबैलेंस्ड बोलो, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफी है। जाते जाते मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, हालांकि ये रिक्वायर्ड नहीं है इतनी ज्यादा, आपको पता है, बट अगर आ जाए, जैसे मैंने आपको ये बताया कि केमिकल चेंज को कैसे डिस्क्राइब करते हैं फिजिकल चेंज को, तो ये भी मैं आपको बता ही देती हूँ कि जैसे हमारे पास रिएक्शन थी ना, और ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी आप ये केमिकल मैंने कहा था ना केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन लिखो तो केमिकल इक्वेशन लिखना, वर्ड इक्वेशन मत लिखना। वैसे ही केमिकल इक्वेशन में भी आप बैलेंस लिखना, हमेशा अनबैलेंस्ड मत लिखना। यानी प्रेफर करना कि आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखें, ऑलरेडी बिना कहे भी आप बैलेंस्ड ही लिखें, ध्यान रखना इस बात का। तो देखो मैंने आपको बताया ना केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन कह लो या फिर हमारे पास क्या कह लो केमिकल इक्वेशन कह लो। तो एग्जैक्टली हमारे पास इसके अंदर होता क्या है, तो केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल चेंज में क्या होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड था, अब हमारे पास यहाँ जो है हमारे पास मैग्नीशियम से लिंक हो जाएगा। तो यानी पहले मैग्नीशियम अकेला था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़े हुए थे, अब यहाँ हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एग्जैक्टली होता क्या है, आप ये बता सकते हैं। अगर आपको 5 नंबर का कहीं आप डिस्क्राइब केमिकल रिएक्शन अगर आए तो आप उसके टाइप्स डिस्क्राइब करेंगे, किसी केमिकल चेंज को डिस्क्राइब करेंगे, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। तो आप लिख सकते हैं इन केमिकल रिएक्शन, आई एम मतलब स्पीकिंग इट जस्ट, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। तो इन केमिकल रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक, जैसे हमारे पास ये पुराना बॉन्ड था ना, पुराना बॉन्ड का मतलब रिएक्टेंट वाला बॉन्ड, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक यानी ओल्ड बॉन्ड ब्रेक या फिर बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट्स ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। कहने का मतलब न्यू बॉन्ड्स किस में बनेंगे, डेफिनेटली हमारे पास प्रोडक्ट साइड में। तो एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म। एक और बात है कि हम रिएक्टेंट किसे कहते हैं और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। हालांकि ये मुझे आपको पहले बताना था, बट मुझे लगा कि आपको आता है, डेफिनेटली आपको आता होगा, लेकिन अगर मैंने केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज बताया आपको कि कैसे उसे डिफाइन करते हैं, तो डेफिनेटली मैं ये भी बता देती हूँ, डोंट वरी। अगर आपको स्किप करना तो यू कैन स्किप, बट प्लीज वॉच इट एट लास्ट, ओके। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, देखो हमने कहा ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो एक केमिकल चेंज में, एक केमिकल चेंज, एक केमिकल रिएक्शन जब प्रोसीड होती है, तो जो कंपाउंड, जिस कंपाउंड को चेंज के थ्रू गुजरना पड़ता है, दैट इज रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या है, सब्सटेंस, सब्सटेंस और कंपाउंड दैट, इसे डिफाइन कैसे करना है आपको पता है, लेकिन उसको लिखें कैसे, सब्सटेंस और कंपाउंड दैट अंडरगो चेंज इन रिएक्शन में लिखते हैं, आप चेंज भी लिख सकते हैं, लेकिन चेंज 2 बार आ जाएगा, तो इसलिए कि वो सब्सटेंस या वो कंपाउंड जो केमिकल रिएक्शन में चेंज के थ्रू गुजरता है, दैट इज रिएक्टेंट। कहने का मतलब रिएक्टेंट वो सब्सटेंस या वो कंपाउंड है जो किसी केमिकल रिएक्शन में चेंज के थ्रू गुजरता है। जैसे हमारे पास यहाँ बॉन्ड किसके टूटे हैं, यानी चेंज बेसिकली किसमें होता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में हुआ है ना, तो दैट इज एक्जैक्टली रिएक्टेंट। तो यहाँ क्या हो गया हमारे पास, जैसे अबव रिएक्शन में हमारे पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। अब देखो ये जस्ट मैंने डेफिनेशन बताई है, अगर आ जाए, अगर आपको कोई पूछे तो आप बता सके कि केमिकल चेंज में या केमिकल रिएक्शन में जिस कंपाउंड में हमारे पास चेंजेस होते हैं वो हमारे पास रिएक्टेंट होता है। पहचानने का तरीका तो आप जानते ही हैं,
कि हमारे पास टेल वाले साइड पे जो होगा, जो कंपाउंड होंगे वो रिएक्टेंट होंगे, और हेड वाली साइड पे जो होंगे, एरो के हेड वाली साइड पे जो होंगे वो प्रोडक्ट होंगे। डेफिनेटली पहचानने का तरीका तो आप जानते हैं, लेकिन अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो ये आप कह सकते हैं। और प्रोडक्ट क्या है? न्यू, प्रोडक्ट को आप डिफाइन कर सकते हैं, न्यू सब्सटेंस तो देखो बच्चों, प्रोडक्ट क्या है कि केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन तो जो नया कंपाउंड बना ना, दैट इज एग्जैक्टली प्रोडक्ट। बस। तो रिएक्टेंट क्या है? देखो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को पहचानना आप जानते हैं। टेल साइड क्या होगा? रिएक्टेंट होगा, और प्रोडक्ट साइड क्या होगा? सॉरी, टेल साइड क्या होगा? रिएक्टेंट होगा, और हेड साइड क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर कोई डिफाइन करना पूछे तो रिएक्टेंट क्या है? एक केमिकल रिएक्शन में जिन कंपाउंड्स में चेंजेस होते हैं, यानी जिनके बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है, बॉन्ड टूटते आप रहने देना, यानी एक केमिकल रिएक्शन में जिन कंपाउंड्स में चेंजेस होते हैं, जिन कंपाउंड्स को चेंजेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, दैट अंडरगो चेंजेस, वो तो क्या होते हैं हमारे पास? रिएक्टेंट होते हैं। और प्रोडक्ट क्या होते हैं? प्रोडक्ट वो कंपाउंड होते हैं जो एज अ रिजल्ट हमारे पास एक केमिकल, यानी जिसके लिए हम, यानी हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम एमजीओ बनाना चाहते हैं, सिंपल। ठीक है, तो एक तरीके जिस पर्पस के लिए रिएक्शन की जाती है, जिस सब्सटेंस को बनाने के लिए रिएक्शन की जाती है, जो सब्सटेंस बनता है किसी केमिकल रिएक्शन के एंड में, तो वो जो है वो हमारे पास क्या होती है? प्रोडक्ट होता है। बस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू ऑल लाइक, आपको, मुझे आशा है कि आपको जो है वो सब समझ में आया होगा। आज हमने पढ़ा चेंज, चेंज के टाइप्स, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, फिर हमने पढ़ी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स, ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया। हालांकि हम जो है वो पार्ट 3 में बेसिकली से पढ़ पाएंगे। ओके, कल हम जो है वो एग्जैक्टली जो मेन टॉपिक बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ, कि हम किसी केमिकल इक्वेशन को जो है बैलेंस कैसे करें। देखो, जाते जाते मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने आपको बताया कि केमिकल इक्वेशन हमारे पास जो है वो दो तरीके की होती है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड को हम स्केलेटल कहते हैं। तो अगर कभी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास बैलेंसिंग किसकी की जाती है, बेसिकली मैं आपको ये जो है वो क्वेश्चन कल लिखवा भी दूंगी कि बैलेंसिंग किसकी की जाती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, अनबैलेंस्ड की, या स्केलेटल की। तो डेफिनेटली योर आंसर शुड बी अनबैलेंस्ड और स्केलेटल, क्योंकि बात तो सेम ही है। और बैलेंसिंग डेफिनेटली बैलेंस की तो नहीं की जाएगी, अनबैलेंस्ड की जाएगी ना। तो अनबैलेंस्ड और स्केलेटल दोनों जो है वो उसका आंसर होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू लाइक द लेक्चर। इफ यू do like the lecture, then please hit the like button. Do share with your friends and turn on the notifications by pressing the subscribe button, and do comment me down what you want from me more than these QIQs तो हम कर ही रहे हैं, theory sessions भी हम कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी कुछ और चाहिए then please let me know in the comment section. Thank you.